अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब से आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं आपके साथ आपका जाना माना और पहचाना अशफाक इस्हाक ज़ब्ती। और अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ बरसती हुई बूंदों के साथ हुआ होगा और जिसको देख के आपका दिल खिल उठा होगा। लेकिन अगर आपने नज़रें नीचे घुमाई और सड़कों का हाल देखा तो फिर दिल हो गया होगा बोझल, क्योंकि गाड़ी इसी रास्ते से निकालनी है, बाइक पे इसी रास्ते से जाना है और पैदल भी जाना है, तो कपड़े बचाते हुए जाना है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से आपको नीचे देखने की कभी कभी तो नौबत ही नहीं आती। ऐसा आपको वैसे ही कोई ठुड पड़ जाती नीचे माशाल्लाह से सड़क के किसी टिप खड़बे की वजह से कि आप खुद परेशान हो जाते हैं कि हमारे सड़क के साथ हुआ क्या है। और कराची के फिसलन ऐसी होती है कि आप नीचे देखना भी चाहते हैं तो अचानक आप आसमान को तक होती है। नीचे देखते देखते आसमान के लोगों से बातें करने की सूरत हाल होती है। लेकिन कई दिनों से बारिश हो रही है। इट्स बीन मोर देन अ मंथ कि कराची में मौसम की बारिशें जो जारी हैं माशाल्लाह। बारिश मैं माशाल्लाह ऐसे नहीं बोल रही कि नज़र लगे। हाँ। नज़र लगेगी तो थोड़ी बहुत सूरत हाल बेहतर होगी, क्योंकि बड़ी सूरत हाल जी इस हवाले से हम देख रहे हैं कि अच्छे इलाके भी जिनको हम पॉश एरियाज़ गर्दानते हैं वहाँ की भी सूरत हाल देखने वाली है। मुबैना तौर पे जिनको वो पॉश एरियाज़ कहते हैं उनकी सूरत हाल भी हमारे सामने है कि वो क्या सड़कों का हाल है। खैर जी, अल्लाह पाक सबके हालों पर रहम करे। आप लोग हमें देख रहे हैं यूट्यूब पे और क्या मैं कहूँ, अभी तक ARY न्यूज़ के नशरियात बहाल नहीं हुई हैं। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म मौजूद है, लेकिन जाहिर है कि जब तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई ना हो तो तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। आज इस मामले पर समाअत होने जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। दीगर बहुत से अहम इशूज़ हैं जो शामिल करेंगे। तब तक आप हमें यूट्यूब पे देखिए, जहाँ जहाँ ARY नहीं आ रहा टॉप स्टोरीज़ पर नजर डालते हैं। हक और सच की बात करना और अवामी मकबूलियत ARY न्यूज़ का कसूर बन गए। इंतकामी कार्रवाइयाँ अब भी जारी। अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद नशियात ताहाल बंद। आवाम का चैनल से मोहब्बत का इजहार। DSNG वैन पर फूलों की बारिश करती। अच्छा स्कूल, अच्छी तालीम वालिदैन की पहली फिक्र। पैदाइश के बाद बच्चे को किस उम्र में स्कूल भेजें, अच्छा स्कूल कैसे तलाश करें, दाखिले और उसके बाद के मुश्किल मराहिल पर बात होगी आज बाखबर सवेरा। यूरिक एसिड का बढ़ना एक मोहलिक मर्ज है। चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। ब्लड प्रेशर, मोटापा, खून की कमी बुनियादी वजूहात हैं। सुरकोश ना खाएं। जिस्मानी मुशक्कत मर्ज से महफूज रहने में मुआवन साबित हो सकती है। और ट्रेनें ताखीर का शिकार होने लगी। 23% रेलवे इंजन और 24% वैगन्स नाकाबिले इस्तेमाल हो चुके। एशियाई तरक्याती बैंक की स्टडी रिपोर्ट में इंकशाफ। और शो के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे कि अभी तक पूरे मुल्क में ARY न्यूज़ जो है ये बंद है और सिंध हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद अब तक ARY न्यूज़ की बंदिश जो है वो जारी है। और जैसे कि सती ने टॉप स्टोरी से पहले कहा भी कि जब तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई ना हो तो तब तक लगता है ये केबल की जानिब वापस नहीं आएगा। लेकिन जो 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 मसला है वो यही है कि भाई क्यों बार बार आईना दिखाते हैं, हक और सच पर बात क्यों करते हैं, ऐसी चीज़ें क्यों बताते हैं जो हमें पसंद नहीं आती। जब वो चीज़ें पसंद नहीं आती हुक्मरानों को तो उसके बाद फिर उनके पास एक तरफा कार्रवाई का हक रह जाता है और उससे इंटेंट नज़र आती है। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि वन वे और दी अनदर ये चीज़ होनी थी और इसी तरीके से वो इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल वज़ारत दाखिला ने एक तरफा कार्रवाई की है और ये सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि ये जबकि आपने नोटिस नहीं दिया तो नोटिस के बगैर आप किसी को ज़ाहिर नोटिस देंगे, उसके बाद उसका मौक़िफ़ सुनेंगे, फिर उसके बाद आप कार्रवाई करेंगे ना। ऐसे कैसे आपने ये NOC यानी कि क्लियरेंस जो है वो मनसूख कर दी। बिल्कुल जी। फरहतुल्लाह बाबर साहब अगर हम देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं और क्योंकि वो जर्नलिस्ट भी रह चुके हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि जो नोटिस स्पेसिफिकली मिला है ये कैसा नोटिस था कि इस नोटिस में आपको कहीं अपील का भी आपको कहीं राइट नहीं दिया था। बताया कि जी ये एडवर्स रिपोर्ट्स आई हैं और बस उसके बाद हम चैनल बंद करें एंड दैट्स इट, उसका NOC कैंसिल करें, बस दैट्स इट। और ऐसी कोई बात नहीं की गई। तो हमने देखा है कि जो इस वक्त हुकूमत वक्त है
जो पहले तो हुकूमत में आने से पहले कहती थी नहीं जी हम तमाम सहाफ़ियों के साथ हैं, आज़ादी इज़हार के हम साथ खड़े हैं, लेकिन जैसे ही वो हुकूमत में आए और जहाँ पर ही जब उनको बहुत सारी चीज़ें बताएगी कि भाई देखिए यहाँ आपको इस्लाह करने की ज़रूरत है, जो बात बुरी लगी बस उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन उनके इत्तेहादी जो हैं वो भी खड़े हो गए फिर AIY न्यूज़ के हक़ में। बिल्कुल जी, इत्तेहादियों का खड़ा होना बिल्कुल ज़रूरी है और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो कि एक बड़ी इत्तेहादी है उसकी जानिब से मजम्मत की गई है। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि ARY न्यूज़ का लाइसेंस मनसूख नहीं होना चाहिए और वो ये कहते हैं कि हमारी ऐसी पॉलिसी ही नहीं। महंगाई के दौर में वाक़तन महंगाई आप देखिए कि हर रोज़ हर दिन बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसे में वो कहते हैं कि हज़ारों मुलाजमीन का बेरोज़गार होना अफसोसनाक है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी ने तो हर दौर में लोगों को रोज़गार ही दिया है। चैनल की NOC कैंसिल की गई है। ARY चैनल के खदशात होंगे, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो 4000 मुलाजमीन का है। 4000 मुलाजमीन अगर एक चैनल से बेरोज़गार होते हैं, ने हमेशा लोगों को रोज़गार दिया है। NOC कैंसिल पे मैं समझता हूँ कि उनको पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहिए था। हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की है। हम जब अपोजिशन में थे और जब काला कानून नाफिज हो रहा था पार्लियामेंट के बाहर, जब पूरी मीडिया खड़ी थी, तो उस वक्त अपोजिशन जमातें उसके साथ पीपल्स पार्टी उसमें शाना बशाना थी। हमने हमेशा मीडिया की आज़ादी की बात की है। ARY के NOC कैंसिल किए, मुख्तलिफ चैनल्स के भी हो सकते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई चैनल्स बंद हों। जमहूरियत में इख्तलाफ राय हर किसी का एक हुसन होता है, मैं समझता हूँ, लेकिन ARY के ऊपर खदशात हो सकते हैं, मैंने पहले भी कहा है। लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी कि NOC कैंसिल हो, लोग बेरोज़गार हों, लोगों के चूल्हे ठंडे हो। इस महंगाई के दौर में जब 4000 मुलाजमीन के चूल्हे ठंडे होंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोसनाक बात होगी। और इसी तमाम तो सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं AIY न्यूज़ के वकील बैरिस्टर अयान मेमन, उनको शाम में गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया अयान मेमन साहब आपका, अपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया है। वेरी गुड मॉर्निंग। ये कहिएगा कि हमने देखा कि सिंध हाई कोर्ट ने वाज़े अहकामात दे दिए हैं। पहले तो जो बंदिश की गई थी, जो NOC मनसूख किया गया था, उस ऑर्डर को उन्होंने कर दिया, मुअत्तल कर दिया, और उसके बाद फिर वाज़े अहकामात जारी किए केबल ऑपरेटर्स को भी कि ये जो चैनल है इसको खोला जाए। लेकिन उसके बावजूद अब तक हम देख रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं। क्या कानूनी जवाब बनता है इसका? गुड मॉर्निंग। अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट कोर्ट के ऑर्डर्स के, अभी करंटली 3 ऑर्डर्स हैं हाई कोर्ट के फील्ड के अंदर और 2 ऑर्डर्स हैं फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द चैनल, और पेमरा को ये भी हिदायत दी गई हैं कि आप खुद डायरेक्शंस दें केबल ऑपरेटर्स को कि जो ट्रांसमिशन है उसको रिस्टोर किया जाए। अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई कंप्लायंस नहीं हुई है इसकी। सिंध हाई कोर्ट ने इनको डेडलाइन दी थी फ्राइडे को रात को 10 बजे तक कि आप ये कंप्लायंस कर एक रिपोर्ट पेश करें। अभी तक वो कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं हुई है। आज ये केस फिक्स है 1:30 बजे, और 1:30 बजे जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फाइल की गई है पेमरा के मेंबरान के खिलाफ, उसको प्रेस किया जाएगा। डायरेक्शंस हैं चेयरमैन पेमरा को कि वो पर्सनली अपेयर हों कोर्ट के अंदर। तो हम आज वेट कर रहे हैं 1:30 बजे का, और फर्दर प्रोसीडिंग्स इस मामले पर होंगी आज। लेकिन जाहिर है कि केस सब जुडिस है, इसके ऊपर स्पेकुलेशन करना नहीं बनता, लेकिन इस पर कार्रवाई क्या हो सकती है? अदालत ऐसा मुमकिन है कि खुद भी डायरेक्शन दे सकती है, क्योंकि अदालत के पास इख्तियार तो होता है खोलने के लिए नशरियात, या पेमरा के तवस्सुल से खुलेगी? ये बड़ी बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में है हम, बिकॉज कोर्ट ऑलरेडी ये डायरेक्शंस इशू कर चुकी है, ना सिर्फ पेमरा को लेकिन जो केबल ऑपरेटर्स डिफेंडेंट्स हैं सूट के अंदर उन सबको कर चुकी है। अच्छा। और पिछली तारीख पर फ्राइडे को जो केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशंस हैं उनको भी नोटिस जारी किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर ये पोजीशन नहीं है कि कोर्ट सिर्फ पेमरा को डायरेक्ट करके बैठी है और पेमरा कंप्लायंस नहीं कर रहा। यहाँ पर केबल ऑपरेटर्स को भी डायरेक्शंस हैं। ओके। और क्योंकि अब हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर आ चुके हैं और उस पर भी नोटिस जारी किए गए हैं, उसके बावजूद कंप्लायंस नहीं हुई, तो हमारी जो प्रोपोजिशन होगी कोर्ट के सामने वो यही होगी कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। नेचुरली चैनल को तो रिस्टोर किया ही जाए, लेकिन जिन लोगों ने ये कंटेम्पचुअस एक्ट किया है, क्योंकि देखिए ये ब्लेटेंट वायलेशन है कोर्ट के ऑर्डर, और जानते बूझते हुए। जी बिल्कुल। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई है कि जब ये केस रेस्टोरेशन का पहली दफा लगता है, जब स्टे एप्लीकेशन वहां पर फिक्स होती है, तो पेमरा के वकला और पेमरा के ऑफिसर्स कोर्ट में आ जाते हैं इस चीज को रेजिस्ट करने के लिए कि कोई ऑर्डर पास ना हो। जब उस पर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं, जब कंप्लायंस नहीं होती, तो कोई पेश नहीं होता।
कोर्ट ने एक स्पेसिफिक ऑर्डर किया कि जो रीजनल हेड हैं यहाँ पे कराची में पेमरा के, वो पेश हों 4 बजे। उनको जब कोर्ट की तरफ से कॉल की गई तो उनका जो जवाब था वो था कि मैं तो कराची के अंदर बैठा ही नहीं हुआ। आप रीजनल हेड हैं पेमरा के, आप कराची में नहीं बैठे, आप कनकोट में बैठे हुए हैं, और मैं एक सीनियर ऑफिसर को डिप्यूट करता हूं, बट नो सीनियर ऑफिसर केम। उसके बाद कोर्ट ने काफी रिस्ट्रेंट शो करने के बाद कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया कि पेमरा जो है वो इमीडिएटली इंस्ट्रक्शंस भी इशू करे और कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करे रात को 10 बजे तक। बट 10 बजे के बाद जो चीज सामने आई वो ये एनओसी कैंसिलेशन की बात आ गई थी। फिर सिंध हाई कोर्ट ने सैटरडे को उसको भी सस्पेंड कर दिया। तो मैं ये समझता हूं कि करंटली दे हैव नो डिफेंस और कोर्ट के ऑर्डर की जो है इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। इतनी ब्लेटेंट वायलेशन। अच्छा, लेट्स से कि अगर जैसे रीजनल हेड नहीं पेश हुए और आज जिस तरह से आप कह रहे हैं 1:30 बजे ये केस की समाअत शुरू होगी, अगर एज्यूम करते हैं कि चेयरमैन साहब भी पेश नहीं होते या कोई नुमाइंदा पेश नहीं होता, फिर उस पर क्या कार्रवाई कर सकती है अदालत? देखें, कोर्ट के पास बड़े वाइड रेंजिंग पावर्स होते हैं कंटेम्प्ट के। हम हाई कोर्ट के अंदर हैं, हाई कोर्ट के पावर्स हैं आर्टिकल 201 के अंदर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंदर। और कोर्ट जो है, जो रेलेवेंट ऑफिसर्स हैं उनको उनके ऊपर फाइन भी अदा कर सकती है, उनकी सैलरीज भी जो है वो ब्लॉक की जा सकती हैं और उनकी कन्विक्शन भी हो सकती है, सिविल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है उनकी। तो कोर्ट के पावर्स बहुत वाइड रेंजिंग हैं और अमूमन कोर्ट्स जो हैं वो रिस्ट्रेंट शो करती हैं बिकॉज कोर्ट्स चाहती हैं कि उनके जो ऑर्डर्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो। बट अगर कुछ ऑफिशियल्स उस चीज का फायदा उठाएं या गलत फायदा उठाएं, देन कोर्ट हैज नो ऑप्शन बट टू टेक पीनल एक्शन अगेंस्ट दोज एम्प्लॉइज और फिर ऑटोमेटिकली वो जब। लेकिन आपने एक चीज बड़ी दिलचस्प कही कि उन्होंने न सिर्फ ये कि पेमरा बल्कि केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन को भी नोटिस जारी किया था। उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया है? क्योंकि अगर अदालती हुक्म है तो वो उस हुक्म को सामने रखते हुए खुद भी चैनल खोल सकते थे। देखिए, अभी तक क्योंकि थर्सडे को इनिशियल केस, वेडनेसडे या थर्सडे को इनिशियल केस फाइल हुआ था, उस वक्त केबल ऑपरेटर्स अपेयर नहीं हुए कोर्ट में, तो उनको नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी किया गया थ्रू पेमरा बिकॉज इतने सारे केबल ऑपरेटर्स हैं, हर किसी का एड्रेस इतने शॉर्ट पीरियड में निकाल कर कोर्ट में जमा करना was not humanly possible। तो उन सबको नोटिस हो चुका है। एंड ऑन द लास्ट डेट ऑफ हियरिंग जो फ्राइडे थी इस केस के अंदर, उसमें केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन को भी नोटिस हो चुका है। तो उम्मीद ये है कि आज मंडे है, वो लोग भी पेश होंगे एंड दे विल टेक अ स्टैंड विद द फ्रीडम ऑफ प्रेस बिकॉज केबल ऑपरेटर्स बहुत बड़ा हिस्सा हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का। उनका भी एक इंटरेस्ट है कि प्रेस का जो फ्रीडम है उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए। तो आज हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि केबल ऑपरेटर्स को भी नोटिस होने के बाद वो भी यहाँ पे पेश होंगे सिंध हाई कोर्ट में। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बेस्ट है आन मेमन साहब, फिंगर्स क्रॉस, अल्लाह करे जी आज वो भी आएँ और आज कुछ ना कुछ ज़रूर इस हवाले से हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, अरशद अंसारी साहब भी हमारे साथ मौजूद है इस हवाले से, जो कि सेक्रेटरी जनरल PFU जो है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अरशद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। अरशद साहब, आपको क्या वजह नज़र आती है? देखिए, अभी जो कानूनी पहलू है वो तो हमने जान लिया, क्योंकि अभी ये जो पूरा का पूरा जो केस है वो भी कोर्ट में ज़ेर समाअत भी है और आज इस हवाले से हेयरिंग भी है। लेकिन अहकामात का आ जाना कि भाई चैनल की बंदिश को ख़त्म किया जाए, केबल ऑपरेटर्स को भी नोटिस जारी कर दिए गए कि भाई चैनल की बंदिश को ख़त्म किया जाए, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि चैनल जो है वो अभी तक खोला ही नहीं गया केबल पे। आपको क्या वजह लगती है? जी बहुत शुक्रिया। मैंने सुना है अभी एडवोकेट जो है अयान साहब जो बता रहे थे, वो मेरा ख्याल ये सही कहा उन्होंने कि आज 1:30 बजे लगेगा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो मूव की है इन्होंने एडवोकेट साहब ने, तो मैं ये समझता हूँ कि ये वजह हमें बिल्कुल ये पता है। PFJ का कल जो गुजर भी है, कुछ इजलास हुआ है, ज़ूम मीटिंग हुई है, 5 घंटे तवील मीटिंग थी, उसमें बड़े तमाम सीनियर जर्नलिस्ट और पूरी यूनियन के लोग मौजूद थे। उसमें भी ये बात की गई है कि ये आया कि ये क्या मुहर्रिकात है, इसके पीछे क्या मामला है कि अभी तक जो है ब्लैकआउट है, एयरवाई की नशरियात को बंद किया गया बावजूद इसके कि सिंध हाई कोर्ट के वादे अहकामात है।
बिल्कुल तो मैं ये समझता हूँ कि सारी की सारी जो खेल है वजारत दाखिला की है और पैमरा की है, और पैमरा बिल्कुल थ्रेट कर रहा है, धमका रहा है, डरा रहा है केबल ऑपरेटर्स को कि बंद करें नशियात को, बिल्कुल नहीं खोलना। तो ये सीधी सीधी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और आज मैं समझता हूँ कि कोर्ट इंशाल्लाह एक और फैसला देगी और कोई बड़ा एक्शन होगा तो ये फिर शायद कोई जाके नशियात खोलना, क्योंकि अरशद साहब मामला सिर्फ इजहार राय का भी और आज़ादी इजहार का नहीं है, मामला जो है इदारे से वाबस्ता लोगों के रोज़गार का भी है जो कि सख्त परेशान है। मामला ये भी है कि जो लोग ARY को देखना चाहते हैं, आपको पता है कि मकबूल तरीन चैनल है, आवाम की आवाज़ है, उसकी मकबूलियत दूसरे चैनल से हट के, तो वो भी एक बड़ा मसला है। तो ये एक नहीं, काफ़ी चीज़ें कंबाइंड हैं। क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये 4000 फैमिली खानदान वाबस्ता है ARY न्यूज़ से, एक बहुत बड़ा चैनल है जिसे लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन ये इस तरह तो हम आज़ादी सहाफ़त का, आज़ादी इज़हार का गला दबाने नहीं देंगे। हमें हमारा काम है सच लिखना, सच बोलना, सच कहना। और अगर सच कहने में देखें, आज़ादी सहाफ़त ऐसे ही नहीं हासिल हुई, हमारे बड़ों ने कोड़े खाए हैं, कैदोबंदी सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं। हमने ये छीन के आज़ादी जो है ना वो ली है, और इसको हम ऐसे तो नहीं इस पे चले जाएंगे। लेकिन इस पे एक बड़ी डिटेल इस तरह हुआ कि हमने हमारा जो फैसला हुआ उसमें अफजल बाट साहब थे, सदर तमाम थे, कि कल इंशाल्लाह या परसों, आज हम डेट दे रहे हैं कि पूरे पैमरा के एक बहुत बड़ा जो है एहतजाज वो पैमरा के दफातर के रीजनल हेडक्वार्टर्स के बाहर होगा, और मेन एहतजाज जो होगा वो पैमरा का घेराव किया जाएगा इस्लामाबाद, उनकी ऑफिस का। और इसके बाद हम खुद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आज हाई कोर्ट में देखेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी देखें, हम कानून के दरवाजे भी करके रहेंगे। और अगर ये बात इस तरह ना निकली, देखिए अभी आपने खुद ये कहा कि ये मतलब बड़े आज़ादी सहाफ़त के चैंपियन थे ये राना सनाउल्लाह साहब, मतलब ये गवर्नमेंट जो आती है इससे पहले मतलब इमरान खान साहब भी आज़ादी सहाफ़त के, आज़ादी इज़हार के बहुत बड़े चैंपियन थे। जी जी। और अब जब हुकूमतें आती हैं, ये ऑपोजिशन में जाते हैं तो इनका स्टांस और होता है, जब हुकूमत में आते हैं तो इनका स्टांस और होता है। तो आपको नहीं लगता है ऐसी तमाम तो सूरत हाल में, क्योंकि हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज वही बात, हुकूमत में होती है तो और स्टांस होता है, और हुकूमत से बाहर निकलते हैं तो फिर फ़ौरन साथ आके सहाफ़ियों के साथ खड़े हो जाते हैं। तो आप तमाम तर यूनियंस को, तमाम तर चैनल्स के जो सहाफ़ी हैं, कोई भी किसी चैनल से भी उनका ताल्लुक हो, वो आके बैठें और उसमें यूनिटी हो कि भाई हुकूमत चाहे कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन हम पे कोई ऐसे कदगन ना लगाए। तो आप लोगों ने भी अपना लायमल ऐसा सोचा है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी तो बड़ा डिवाइड देखा है ना, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इस ARY के मामले में कोई डिवाइड नहीं है। तमाम यूनियंस जो हैं, तमाम क्लब्स जो हैं, तमाम जितनी भी हमारी, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं, वो सब ARY के साथ हैं। और इंशाल्लाह ताला ये मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक हमें ये बड़ा तशवीश है कि ARY अब तक बंद है, लेकिन इस मामले में तमाम एक है और हमें एक होना चाहिए और हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। जब तक इत्तेहाद, यूनिटी हमारे में नहीं आएगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इस मामले में बिल्कुल साथ इकट्ठे हैं, हम इकट्ठे खड़े हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कुछ दिन, ये कुछ शायद 1-2-4 दिन हो, हम इससे बड़ा इक़दाम भी करेंगे। हम इंशाल्लाह ताला इनकी असम्बली नहीं चलेगी, इनके दफातर नहीं चलेंगे, इनकी सड़कें नहीं चलेंगी, फिर हमारे पास हम इंशाल्लाह गिरफ्तारियां देने तक भी जाएंगे। और वही एक और चीज़ भी है कि देखिए, ये जो हुकूमत है उसकी अपनी इत्तेहादी जमात जो है, जैसे पीपल्स पार्टी जो है वो एक बड़ी इत्तेहादी है, उसकी जानिब से भी इस चीज़ की मतलब मजम्मत की गई है। कुंडी साहब ने इस पर बयान दिया है, फरहतुल्लाह बाबर साहब इस पर स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो उनको भी आप लोग साथ थोड़ा सा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि भाई आप अपने बड़े इत्तेहादी पे प्रेशर दें कि ये क्या हो रहा है, आप कैबिनेट का भी हिस्सा हैं, आपके होते हुए इजहार राय पे पाबंदी लग रही है। जी बिल्कुल, फैसल कुंडी साहब को भी मैंने सुना है। देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है और वो बिल्कुल आज़ादी सहाफ़त के साथ हमेशा खड़े रहे, और वो बिल्कुल इनको भी देखें, हमने इसमें तमाम सियासी जमातों को भी लिए, इसमें नून लीग से भी मतलब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से भी बात हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट अभी झूठ बोल रही है। और ये कब तक झूठ बोलेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अभी तक गवर्नमेंट ने वो इक़दाम नहीं किए जिससे ARY की नशियात बहाल हो जाए। मुझे ये बताएं कि हमाद यूसुफ साहब का उन्होंने क्या किया था, किस तरह उनको अगवा किया घर से और किस तरह उनको लेके जाया गया, कैसे ये मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, किस तरह एक चीज के 2 मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। उधर
इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज हो रहा है तो यहाँ कराची में माजी साहब को उठा लिया जाता है, उनको अगवा किया जाता है तो एयरवाई की नशियात को बंद कर दिया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने बिल्कुल डिस्कस की हैं, 5 घंटे तवील डिस्कशन के बाद ये फैसला किया है कि अब पैमरा देखें, ये पैमरा बिल्कुल आप समझते हैं कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने उसको बिल्कुल शिकंजे में डाला हुआ है। पैमरा बिल्कुल वो इदारा है जिसको मेरा ख्याल नशरियात तो ये खुली जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये हमारी चूल्हे ठंडे इंशाल्लाह नहीं होने देंगे, क्योंकि ये 4000 फैमिली खानदानों का मामला है। ये एक दो की बात नहीं है, एयरवाई फैमिली के साथ 4000 खानदान वाबस्ते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी। अरशद इंसारी साहब हमारे साथ वो मौजूद थे और वो कह रहे थे कि वैसा नहीं होने देंगे, क्योंकि सिर्फ एक इदारा नहीं है, एक इदारे से मुंसलिक 4000 लोगों का ख़ानदान भी जो उनसे वाबस्ता है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे। तब लेट्स सी अब तमाम तो जो निगाहें वो कोर्ट की तरफ ही हैं कि आज जब 1 बजे से समाप्त होगी इस हवाले से, तो क्या कुछ सामने आती है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा या नहीं लगेगा, और जिसके कभी इम्कानात हैं। और जाहिर है कि जो बॉडीज़ हैं दूसरी की, जैसे कि केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन है, और वो भी इजहार राय के हक़ में है कि इस तरह से इजाज़त होनी चाहिए, तो उनके पास क्या इस हवाले से मौक़िफ़ है कि क्या उनको पैमरा की जानिब से प्रेशराइज़ किया जा रहा है, क्योंकि अदालत के वाज़ेह अहकामात तो मौजूद हैं, नोटिस इस बारे में जारी किया जा चुका है। तो आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की समाअत होगी। आई एम श्योर कि इससे रिलीफ मिलेगा ARY न्यूज़ और उसके वर्कर्स को। और जितनी आज़ादी इजहार के बारे से हमने बात की, अब इसका मफहूम जो है ना वो बच्चों तक को पता चल चुका है कि आज़ादी इजहार एग्जैक्टली होती क्या है। ARY न्यूज़ की बंदिश पर हमने देखा है कि जहाँ पर नौजवान नस्ल जो है वो बार बार और हर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है, बच्चे और बूढ़े वो किस तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, उनका क्या कहना है, तमाम तो लोग, हाँ, वो उनका क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। ARY को बहाल किया जाए, हक और सच की आवाज़ है ARY। हम पाकिस्तानी कौम उसके साथ हैं। पाकिस्तान का मुहब्बुल वतन जो है ना चैनल, वो ARY है। पाकिस्तान जिंदाबाद, ARY जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, चौथा का जिंदाबाद, ARY न्यूज़ जिंदाबाद। सहाफ़त में सच्चा और नडर चैनल देखा है हमने, ARY न्यूज़ देखा है। इस पे जो भी गैर कानूनी पाबंदियाँ लगी हैं हम उसकी मुखालफत करते हैं। मैं हूँ ARY पाकिस्तान की आवाज़ है, ARY को खोला जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, ARY जिंदाबाद। मैं हूँ ARY आवाम की आवाज़ है, ARY को खोला जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, ARY जिंदाबाद। मैं हूँ ARY आवाम की आवाज़ है, ARY को खोला जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, ARY जिंदाबाद। ARY जिंदाबाद, ARY को बहाल किया जाए। ARY पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल है। हम अपील करते हैं कि ARY को फिर खोल दिया जाए। एक ही चैनल था जो हमें इजीली अप्रोचेबल था और एक ही इंसाफ की बात करने वाला था, इसको तो खोल दें खुदारा, कुछ तो खुदा का खौफ करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुझे ARY से प्यार है। पाकिस्तान जिंदाबाद, ARY जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, ARY को बहाल करो। ARY जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, ARY जिंदाबाद। ARY न्यूज़ जिंदाबाद, जिंदाबाद। ARY न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़ है, ARY न्यूज़ को बहाल करो। पाकिस्तान जिंदाबाद, आई लव पाकिस्तान। ARY जिंदाबाद, ARY जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, ARY न्यूज़ जिंदाबाद। चले जी, बच्चों का जोश और जज्बा भी आपके सामने था, और ये जोश और जज्बा अल्लाह पाक सलामत रखे। अच्छा जी, अब आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट रखने वाले हैं जो कि काफ़ी परेशान कुन है, और वो रिपोर्ट जारी की है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, और वो रिपोर्ट जारी की है हमारे महकमा रेलवे के हवाले से। अच्छा, उस रिपोर्ट में जो इंकशाफ हुआ है वो आपको बता दें। रिपोर्ट इंकशाफ करती है कि 23% इंजन और 24% वैगन नाकारा पड़ी हुई हैं, और ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान समेत खित्ते के कई ममालिक में रेलवे को माली नुकसानात का सामना है, और रेलवे निज़ाम की बेहतरी के लिए अच्छे पॉलिसी इस्लाहात पर भी तकरीबन ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो पॉलिसी इस्लाहात के वाले से बात भी की गई है, और अच्छे तरीके से उसको कैसे रन कर सकते हैं इस हवाले से बात भी की गई है। लेकिन अगर हमने हमसाया मुल्क की तरफ नज़र दौड़ा लें, आप उनका रेल का निज़ाम देखें और साडा भी। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि उनकी यूजेज भी ज़्यादा है। आप उनकी लोकल ट्रेन्स को देखें या वैसे उनके रेलवेज को देखें कि किस तरीके से लोग उसके ऊपर, हमारी भी बेहतर होंगी, हमारी भी यूजेज बढ़ जाएंगी, हमारे भी यूजेज बढ़ जाएगा। अच्छा, एक और चक्कर भी है कि इसके बारे में तो हुकूमत ये कह ही नहीं सकती ना
कि भाई ये फलाना ऑपोजिशन ने रिपोर्ट दी है, ये फलाने टीवी चैनल ने रिपोर्ट दी है, ये फलाने इदारे ने रिपोर्ट दी है, ये इदारा उसको, ये तो भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसके पास पैसों के हुसूल के लिए सारी हुकूमतें जाती हैं, और उसने सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि खत्ते के दीगर ममालिक के साथ भी बात की है कि क्या चक्कर है। आप ये देखें कि जहाँ पर 23% इंजन ही ख़राब हो तो फिर बाकी क्या सिचुएशन रह जाती है, यानी कि बड़ी अबतर सूरत हाल है। और ये लाइफ लाइन कहा जाता है इसको, ये बिल्कुल लाइफ लाइन कहा जाता है, और लेकिन जो इसकी सूरत है वो आपके सामने है। मज़हर इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ तो मौजूद है, ज़रा उनसे भी जान लें कि एग्जैक्टली कितनी बुरी है, वो ग्राउंड पे मौजूद हैं तो सिचुएशन देख रहे हैं। मज़हर बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा कर दिया। मज़हर, ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो रिपोर्ट जारी की है वो रिपोर्ट तो भाई काफ़ी तशवीशनाक है, और उसको देख के पता कि रीढ़ की हड्डी साबित हो सकता है, उसकी तो अपनी वो क्या कहते हैं तमाम तो चीज़ें हिली हुई हैं। जी मदीहा, बिल्कुल आपने बात सही की है कि जो रीढ़ की हड्डी है उसकी अपनी रीढ़ की हड्डी हिली हुई है। जो पाकिस्तान रेलवे है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो रिपोर्ट है उससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता, उस बिल्कुल ऑथेंटिक है, क्योंकि रेलवे की जो सूरत हाल है वो बहुत दगरगू है, अबतर है। चूँकि जो पाकिस्तान का इस वक्त जो तकरीबन 8000 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है कराची से पेशावर तक, फिर उसके बाद दूसरे जो शहरों को यहाँ पर रेलवे ट्रैक अंग्रेज़ दौर का बिछाया गया था उस पर ट्रेनें चलती हैं। ट्रेन जब अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचती है तो उसके बाद उसको 8 से 7-8 घंटे का वक्फा दिया जाता है, जिसमें बोगियाँ, इंजन प्रॉपर वर्कशॉप जाती हैं, जिसको इंजन शेड कहा जाता है, वैगन शेड कहा जाता है, लोको शेड। वहाँ पर जाके इनकी मुरम्मत होती है, इनकी मेंटेनेंस होती है। लेकिन जब प्रॉपर मेंटेनेंस ना की जाए, प्रॉपर ना इंजन की, जहाँ पे जो सूरत हाल है, जब आते हैं लेट तो थोड़ी देर बाद उसको वापस रवाना कर दिया जाता है, प्रॉपर जो है उनकी मेंटेनेंस नहीं की जाती, जिसकी वजह से ये इंजन अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद नारा हुए। फिर उसके बाद जो अफसोसनाक बात यह है कि किसी भी हुकूमत ने कभी भी रेलवे को अपनी तरजीह नहीं समझा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त जो है रेलवे की तबाही जो है वो बढ़ना शुरू हुई, और जब वो इंजन जलाए गए, बोगियां जलाई गई, रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाया गया। फिर उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, गुलाम अहमद बल्लोर को उस वक्त के जो वजीर, उनको रेलवे तैनात किया गया। उनकी तरजीह कभी भी रेलवे नहीं रही। वो तो बदतरीन दौर था सर। उन दिनों एक इंटरव्यू किया था, वो बदतरीन मैंने दौर एक था। इंटरव्यू किया था तो मैंने उनसे कहा था कि रेलवे की तबाही के जिम्मेदार आप हैं, तो उन्होंने कहा मैं नहीं, हुकूमतें हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए। फिर मैंने कहा रेलवे मईशत की तरक्की और रेलवे मुल्क की तरक्की की अलामत समझी जाती है। उनका ये जवाब था कि अफ़गानिस्तान में रेल नहीं है, क्या अफ़गानिस्तान ने तरक्की नहीं की? फिर उसके बाद मैंने उनसे और बहुत सारी, और वो जब भी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो उनका मेरे साथ यही होता था कि आप बड़े सख्त सवाल करते हैं। अच्छा, आप आगे आ जाएँ। उनके दौर में रेलवे इंजन का जो डीजल है वो ख़त्म हो जाता था, रास्ते में लोग इंजन जो डीजल है वो फराहम करते थे। ये रेलवे की सूरत हाल थी। रेलवे के पास बल्कि एक दफ़ा एक एक्सपीरियंस ये भी था कि जाते हुए कि इंजन और उसका जो साथ में जो एयर कंडीशन का वो एक अलग से सिलसिला चल रहा होता है, डब्बा चल रहा होता है, उसका कभी पावर, हाँ, तो कभी उसका एक वो डीजल ख़त्म हो जाता था, कभी उसका ख़त्म हो जाता था। तो ये लोगों ने बड़ा सफ़र किया और पार्ट्स के नाम पर तारों से वो उस पुर्जे जोड़कर काम चलाया जाता था, तो वो तो बड़ी बुरी सूरत हाल थी। अभी ये बताइएगा कि दरमियान में हमने देखा कि सूरत हाल जो है वो बेहतर हुई, ट्रेनें टाइम पर भी आना शुरू हुई, कहा गया कि खासी बेहतर होगी सूरत हाल। और ये शेख रशीद साहब ने भी अभी रिसेंटली कहा था ML1 को हम कंप्लीट करेंगे तो फिर पाकिस्तान का नक्शा ही बदल जाएगा, रेलवे का नक्शा बदल जाएगा। क्या लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन कहा था उसको। क्या हुआ उसका? देखें, ये गुलाम अहमद बल्लोर का दौर था, ट्रेनें बंद हो गई, चली गई उन्होंने। उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक जिनका ताल्लुक लाहौर से था, मुस्लिम लीग नून के, वो 2013 में वज़ीर बने। उनकी सियासत से, उनकी ज़ात से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन रेलवे को उन्होंने अपने पाँव पे खड़ा किया। अगर वो यहाँ पे ना होते तो शायद रेलवे बंद हो जाती, क्योंकि वो मकामी रहने वाले थे। उन्होंने हफ्ते की छुट्टी ख़त्म की, यहाँ पे रेलवे हेडक्वार्टर पे रेलवे अफसरान की। अब उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ख़ुद बैठ के काम किया, वो ट्रेनें वक्त पे शुरू हो गई आना जाना। फिर उसके बाद बाकी तमाम मामलात उन्होंने ख़ुद दिलचस्पी ली।
उन्होंने हमसे कई दफ़ा मुलाकात करने के बाद रिपोर्टर से कि इसमें कहाँ से क्या खराबी है, कैसे दूर हो सकती है। देखिए रेलवे का जो मसला ये है मज़हर साहब कि उस वक्त भी जब आप सवाल पूछते थे तब भी आपको खराबी नज़र आती थी और ख़राबी थी भी, आज भी आप सवाल पूछते हैं तो आज मज़ीद ख़राबी होगी और ये ऐसी ख़राबी है जो कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। अल्लाह हमारे रेलवे के महकमे पर रहम करे, हम तो यही दुआ कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि वो पंजाबी में बड़े मज़े का एक ड्रामा था तो उसमें एंड में यही कहते थे कि अच्छा जी दुआवा दा चक्कर है, मतलब और कुछ भी नहीं है, सिर्फ दुआओं पे, जैसे हम दुआओं पे ही चल रहे हैं। बात ये है कि जब साथ साथ आपके इंटरेस्ट डिफरेंट होंगे ना, अगर फ़र्ज़ करें आप रेलवे के मिनिस्टर हैं और आपके अपने ट्रॉलर या कोई चीज़ें चलती हैं तो फिर आप कैसे फोकस कर सकते हैं। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, ऐसा होता रहा है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे। दबाने आए। अच्छा, ये सिलसिला यहीं तक मौकूफ नहीं था मरिया। व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके एक साहब ने बाकायदा तनबीह भेजी सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा कि भाई ये 1 सेकंड का मैसेज हो ना कभी भी तो उसको अभी जश्न आज़ादी वाले दिन ना खोलना, क्योंकि लोगों ने उसके अंदर भी बाजों की आवाज़ भेजी हुई थी। शुक्र मुझे नहीं आया। मतलब सोशल मीडिया पे भी टॉर्चर हो रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सुबह हम जब ऑफिस पे आए तो यकीन माने कि ऑफिस के आसपास की जो आबादियां हैं वहाँ पे बच्चे, पता नहीं किसी ने उनको कहा कि जी बाद नमाज फजर बेटा बाजे बजाने का मुकाबला होगा। वो बच्चे ऐसे उठे, उन्होंने कहा हमने तो आज सोना नहीं है। और इस कदर शोर था कि वाकई फिर रात में तकरीबन जो है ना 2 गोली तो सर दर्द की लेके सोनी पड़ी, क्योंकि बहुत ज्यादा और अभी भी सर में दर्द हो रहा है। मतलब जाहिर है एग्जैक्टली, मतलब मैं देख रही हूं उसको प्रोसेस नहीं कर मेरा दिल कर रहा है 2-3 बच्चों को तो पकड़ के पर्सनली पूछूं कि मसला क्या है। अच्छा, आपने बच्चों के वाले नहीं था, हो सकता है एक लगा दे हो सकता है एक लगा देती। अच्छा, लेकिन क्योंकि हम बच्चों के हवाले से बात करें तो बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। मतलब मैं अगर अपनी भी पिछले दिनों मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, वो कि कुछ महीने के हैं बरखुरदार, लेकिन अब मुझ पे सोसाइटी का इतना प्रेशर कि भाई अभी पहले से नाम लिखवा दो। और वो फिर ऐसा हुआ कि जो डेट आई वो डेट में वो वेबसाइट ना खुले तो वो डेट में निकल गई। तो मैं परेशान अपने 4 माह के बच्चे को उठा के कि मैं इसका एडमिशन कैसे होगा, ये तो बड़े इसका मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा। तो ये सोसाइटी ने मेरे पे प्रेशर डाला, ठीक है, और अब मैं परेशान हूँ क्या होगा। लेकिन सती हम भी तो एक अच्छी पोजीशन में पहुंच गए ना। हमारे भी माँ बाप ने हमें 4 साल की उम्र में जो स्कूल वगैरह में डाला, ठीक है, बहुत सारे माँ बाप ने 3.5, क्योंकि वो मंथ्स का भी होता है 3.5 में। वो तो मेरे ख्याल से आपकी अम्मी ने आपसे छुटकारा पाने के लिए आपको भेजा होगा, ये बहुत तंग करता है बहुत तंग करता है, उसको निकाले। लेकिन आजकल के टाइम में सत्य हमें ये पता नहीं चल रहा कि हम बच्चों को कौन सी उम्र में स्कूल भेजें, क्योंकि मैंने 14 माह के बच्चियाँ भी स्कूल जाते हुए देखी हैं और तो उनके साथ बहुत गलत होता है। वजह उसकी ये है कि उनके ऐसे में आप उनको डे केयर पे छोड़ सकते हैं, ऐसी जगह में जहाँ पर खिलौनों का इस्तेमाल हो। एक बड़ी ज़बरदस्त सी बात बताई थी मुझे, एक स्कूल में बताई गई थी कि जब आप इतनी छोटी उम्र में इतनी कच्ची उंगलियों के साथ पेंसिलें पकड़ना आपको सिखा देते हैं तो वो आपकी हड्डियाँ भी उससे डैमेज होती हैं। दे आर नॉट गुड फॉर यू। प्लस जो बैग्स होते हैं भले छोटे छोटे से, देखें आप डेवलपिंग एज होती है ना, बहुत छोटी एज होती है, ये 2 साल का बच्चा हो गया, 2.25 साल का बच्चा हो गया। तो इसीलिए अमेरिकन या दूसरे मुल्कों के लोग जो हैं वो पागल नहीं हैं कि वो कहते हैं कि जी 5 साल की उम्र में बच्चे को भेजें, क्योंकि कुछ तरबियत घर में भी होती है, ठीक है। घर में तरबियत पाने का टाइम ये पैदाइश से लेके 3-4 साल की एज तक होता है, उसके बाद फिर आप आगे, ताकि बच्चा थोड़ा सा समझदार होके फिर स्कूल जाए। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि एक रेस लगी होती है कि जी अभी बच्चे ने ठोस ग़िज़ा में पहला कदम जब जैसे चलना शुरू हुआ तो उसको वो सीधे स्कूल में लैंड करेगा। लेकिन क्या करे जी, माँ बाप को होता है कि बच्चा अच्छे स्कूल में जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम अहमद साया साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। अहमद साहब, आपने हमारा कंसर्न भी सुना, बहुत सारे पेरेंट्स का भी ये कंसर्न है कि कौन सी ऐसी उम्र होती है जिसमें बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं भी बता रही हूँ कि मेरा चंद माह का बच्चा है तो मैं उसके लिए इतनी कंसर्न हूँ क्योंकि वो एक स्पेसिफिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मुझे अपने बच्चे का कहते हैं ना कि एनरोलमेंट करवानी थी, जो मैं नहीं करवा पाई। और अब मुझे लगता है कि लो जी, मैं क्या होगा मेरे बच्चे का। सारे पेरेंट्स यही पूछ रहे हैं कि क्या होगा इनके बच्चों का। अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, कोई एक राइट एज जो है ना वो स्पेसिफाई करना बड़ा मुश्किल अमल होता है, बिकॉज आप जैसा आपने बताया बिल्कुल रेस लगी हुई है। पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा अगर एक पर्टिकुलर स्कूल में जाए तो उसने एडमिशन क्राइटेरिया बता दिया कि आपका बच्चा इतने साल इतने महीने का इस तारीख को इस महीने में हो गया, तो आपने उसका एडमिशन करवाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो तारीख, वो महीना, वो उम्र क्या सही है
वो डिफरेंट एजुकेशनिस्ट ने डिफरेंट थियोरीज, डिफरेंट रिसर्चेस करी हैं और हर किसी का एक अपना रिसर्च का रिजल्ट है। एंड हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, उसमें मेजॉरिटी जो स्कूल गोइंग स्टार्टिंग एज होती है वो ज्यादातर 3.5 साल होती है। लेकिन क्या ये 3.5 साल सही एज है या ये भी लेट है या इससे लेट जाना चाहिए, ये बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज तो ये है कि विद एज बच्चे अपनी अपनी सलाहियत सीख रहे होते हैं। अगर आप 1 साल के बच्चे को स्कूल भेज देंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर वो डेवलपमेंट्स बॉडी वाइज फिजिकली वो डेवलपमेंट्स हुई नहीं होंगी जो एक स्कूल गोइंग एज के बच्चे के अंदर होनी चाहिए। प्लस वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होगा बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स के ऊपर। बिल्कुल। सेकेंडली अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, फॉर एग्जांपल 3 साल 3.5 साल का, तो वो बहुत सारी चीजों को जानता है, पहचानता है, उसके अंदर वो एबिलिटीज डेवलप हो चुकी होती हैं जिसको साइकोमोटर एबिलिटीज बोलते हैं। तो पेंसिल को पकड़ना, चीजों को पकड़ना, शेप्स एंड कलर्स को रिकग्नाइज करना, वो आहिस्ता आहिस्ता वो एज के साथ सीख रहा होता है। तो बेहतर ये होता है कि आप अपने बच्चे का एनालिसिस करें और जब आपको लगे कि आपका बच्चा इस काबिल हो गया है कि उसको स्कूल भेजना चाहिए तब स्कूल भेजें। क्योंकि देखिए माहौल का असर हो रहा होता है। माहौल का असर तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक में हम देख रहे होते हैं कि वो बच्चों को 5 साल से एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। तो ऐसा क्या चीज़ है कि जो मतलब हम कर भी रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम तरक्की में भी काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, और वो ममालिक जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो बच्चों को इतना लेट स्कूल में भेज रहे हैं, वो फिर भी ज़बरदस्त जा रहे हैं। देखिए स्कूल बच्चे को भेजा क्यों जा रहा है, सबसे पहला तो सवाल है। अगर बच्चे को सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए भेजा जा रहा है तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, और अगर तालीम के साथ तरबियत हासिल करने के लिए भेजा जा रहा है तो एक अलग बात है। अगर देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं वो चीजें बहुत जल्दी पिक करना शुरू कर देते हैं। हमारे मुल्क में जब बच्चे चीजें पिक करना शुरू कर देते हैं तो बीइंग अ पेरेंट, हर पेरेंट को लगता है हमारा बच्चा तो जीनियस है, इसको इमीडिएटली स्कूल में डाल दो ताकि वो जल्दी जल्दी चीजें पिक करना शुरू कर दे। और वो कंपैरेटिव एनालिसिस बाय नेचर हमारी फितरत में है कि वो हमारा बच्चा जो है वो दूसरे के बच्चे से बहुत आगे निकल जाए। तो ये जो कॉम्पिटिशन का एलिमेंट है ना, ये हम लोग इतना ज्यादा हमारे अंदर होता है कि हम अपने बच्चे के अंदर भी वो एलिमेंट डाल रहे होते हैं फ्रॉम डे 1, जो कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। हमें बच्चों को सिखाना ये चाहिए कि हम स्कूल भेजें ताकि उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो, वो नई चीजें सीखे, वो सोशलाइजिंग करे। अब देखा ना, एक सवालिया निशान तो ये भी है कि बच्चे को स्कूल भेजना भी चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, या सिर्फ होम स्कूलिंग करवा लेनी चाहिए, जो कि एक कॉन्सेप्ट है जो प्रमोट कर रहा है बहुत ज्यादा। और क्यों पेरेंट्स होम स्कूलिंग करवाना चाहते हैं? बिकॉज उनको लगता है कि वो अपने बच्चे को जल्दी जल्दी बहुत सारी तालीम दे पाएंगे। हमारा बच्चा इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग एट अ लेटर एज वो बहुत जल्दी कर लेगा। देखिए चाइल्ड प्रोडिजीज हो सकती हैं, बट चाइल्ड प्रोडिजीज बहुत रेयर चीज होती है, हर बच्चा चाइल्ड प्रोडिजी नहीं होता। तो हम हर बच्चे को ये समझें कि हमारा बच्चा तो 10 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी पहुंच जाए, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर हम अपने बच्चे को स्ट्रेस फ्री इंजॉयबल लर्निंग दें, ऐसी लर्निंग जो उसको मजा आए पढ़ने में और वो उसको इंजॉय करे, तो वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। प्यारी बात किया। ऐसा मुझे लगता है हम इससे डिप्राइव रहे हैं। हमारे बचपन में तो हमें लिटरली होता था कि जी ज्यादा नंबर्स आने चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आएगा। फिर हमने ये देखा, क्योंकि आपने कंपटीशन की बात की, कि जो फर्स्ट बच्चा है आया है उसके अगर 871 मार्क्स हैं, तो जो सेकंड बच्चा आया है उसके 870 मार्क्स है। तो इतने इतने नंबर से ना हमने बच्चों को कह दिया नहीं भी तुम्हारी तो सेकंड पोजीशन है, उसकी फर्स्ट पोजीशन है, और बच्चे समहाउ नंबर्स की गेम के लिए फर्स्ट सेकंड आने के लिए जो है वो पढ़ रहे बनते हैं या नहीं बनते, वो किसी की प्रायोरिटी नहीं होती। ये होता है कि नंबर बस ज्यादा ले लें। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अब देखिए, अब हमें सिखाना क्या है बच्चों को? हमें बच्चों को सिखाना है विन विन सिचुएशन, कि किसी के जीतने के लिए दूसरे का हारना जरूरी नहीं है, फर्स्ट आने के लिए किसी और का सेकंड आना जरूरी नहीं है। आपने कटथ्रोट इतना ज्यादा नहीं हो जाना कि आप अपने आप को इतनी प्रायोरिटी दे दें कि आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाएं, या आप सिर्फ अपने आप के गिर्द घूम रहे हो। आपको ऐसा करना है कि आप कोलैबोरेट करें। आपके लिए आपकी जात तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी जात के साथ साथ पीपल अराउंड यू आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द लर्निंग दैट द स्कूल्स शुड आइडियली गिव। एंड स्कूल जाने का मकसद भी होना चाहिए कि आपके अंदर सोशल स्किल्स डेवलप हो। क्योंकि देखिए, पढ़ाई अगर सिर्फ पढ़ाना ही पढ़ाना है तो ठीक है, बहुत हद तक आप घर पे भी पढ़ा लेंगे। होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इसीलिए निकला है कि हम घर पे भी पढ़ा लेंगे, लेकिन घर पे क्या आप सोशल स्किल्स डेवलप कर पाएंगे? प्लस माहौल का बहुत असर हो रहा होता है। जब बच्चा घर में होता है तो घर में टीवी भी चल रहा है, उससे भी सीख रहा है, वालिदैन से भी सीख रहा है, एल्डर सिबलिंग से भी सीख रहा है, अगर जॉइंट फैमिली है तो और बड़ों से भी सीख रहा है। तो अगर तो आपको लगता है कि आपका बच्चा इस माहौल से अच्छी चीजें ऑलरेडी सीख रहा है, तो आप बेशक थोड़ा सा डिलेड अपने बच्चे को स्कूल में डालें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इस माहौल से शायद नेगेटिव चीजें ज्यादा इंपैक्ट ले रहा है, या
बड़े कुछ बात कर रहे हैं और उनको सही और गलत की खुद पहचान नहीं हो रही है और वो अपने बच्चे को ऐसी चीजें इंस्टिल कर रहे हैं ना चाहते हुए, लाशऊरी तौर पर। लेकिन एक चीज है कि तो ऐसा ना हो कि बच्चा नेगेटिव, लेकिन वो चीज़ें ये हैं कि वो आपके इख्तियार में भी तो नहीं होता ना सारी चीज़ें, कि आपकी जब मर्जी हो जाके बच्चे को स्कूल में डाल दें, क्योंकि आगे से फिर कुछ आपका इख्तियार है और कुछ उनका इख्तियार है। उन्होंने एक एज लिमिट सेट की होती है, उसी के हिसाब से लेके चलते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि एक तो घर का एनवायरनमेंट हो गया और दूसरा आप बच्चों को खेलने के लिए भेजते हैं तो वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं होता। स्कूल में ये है कि सोशल स्किल्स भी सीखता है और एक कंट्रोल्ड, सेमी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वो सीखता है। क्लासरूम में इंटरेक्ट किस तरह से करना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना, किसके साथ दोस्ती करनी है, किससे अपना खाना शेयर करना है, ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं। जी बिल्कुल, और नेचुरल सेटिंग में जितना बच्चे को सिखाया जाएगा ना उतना वो सीख पाएगा। हम अगर देखें नेचुरल सेटिंग से हटके कोई भी काम करेंगे तो बच्चे की कभी भी 100% डेवलपमेंट नहीं होगी और आइसोलेशन में नेचुरल सेटिंग नहीं होती है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अहमद सायद साहब माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद थे और एग्जैक्टली हमें लर्निंग प्रोसेस के हवाले से समझाने की कोशिश कर रहे थे पेरेंट्स को कि देखें हमने बच्चों को एक रैट रेस में डाल दिया हुआ है, एक कंपटीशन में डाल दिया और हम भाग रहे हैं और हम भाग रहे हैं कि भाई उसके, और यही होता है बच्चे पे प्रेशर इतना होता है, पीयर प्रेशर इतना होता है कि अच्छा उसकी फर्स्ट पोजीशन है, इसकी सेकंड है, इसकी थर्ड है, तुम्हारी फोर्थ, तुम्हारी फिफ्थ, और हम बस पोजीशंस के पीछे भाग रहे हैं हम ये नहीं देख रहे कि क्या लर्निंग अंडरस्टैंडिंग हमारे सब्जेक्ट के बारे में इतनी अच्छी है। यही वो टाइम है जो आप अपने बच्चे के साथ गुजार सकती हैं, उसके साथ बिता सकती हैं, उसके साथ आप अपनी मेमोरीज क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि आगे जाके जब वो स्कूल वंस ही स्टार्ट्स गोइंग टू स्कूल, आपको लिफ्ट भी नहीं, उसके बाद उसने लिफ्ट भी नहीं करानी, टाइम भी नहीं होना, उसके बाद वो दबा रहेगा, आज ये होमवर्क, आज ये, आज फलाना पिंक डे, ऑरेंज डे, पता नहीं कौन कौन सा दिन, इसकी इतनी प्यारी है जो वो निकल जाएगी। तो चले जी, आई एम श्योर कि इस एक सेगमेंट ने आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की हो। हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, एक बार फिर से बाखबर सवेरा में आपका खैर मकदम करते हैं। 10:05 हो चुके हैं और हम चाहते ये हैं कि आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह रखें, बाखबर रखें, और जाहिर है कि बहुत से अहम इशूज़ हैं जिस पर हमने 9 से 10 भी बात की और 10 से 11 भी बात की। मदिया नकवी अपने जो है वो तख्लीकी कामों में मसरूफ़ हैं और मैं बड़ी खुश हो रही हूँ। में से पिन निकालना जो है वो एक बड़ा, मैं बहुत खुश हो रही हूँ क्योंकि पढ़ी हूँ कि इंटरबैंक में डॉलर $3.49 सस्ता होके $212 पर ट्रेड कर रहा है। ये कब आएगा 150-60 पे? इंशाल्लाह जल्दी आ जाए ना, कितना सुकून हो जाएगा काफ़ी हद तक। मैं तो कहती 100 पे चला जाए, 90 पे। हाँ भाई देखिए, जब डॉलर वैसे कम हो रहा है तो चीज़ें भी तो कम होनी चाहिए ना। कोई चीज़ कम नहीं हुई, ना गाड़ियों की कीमतें कम हुई हैं, ना बाकी किसी चीज़ की। हमारे यहाँ तो सब्जी महंगी हो जाती है, डॉलर कह रहे जी बेसिकली वो जो आपने इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई हुई है ना, तो वो जो बाहर से इनके आने थे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है असेंबल बनाते हैं, ठीक है, हमारे जो हमसाए मुल्क के वो अपनी अपनी गाड़ियाँ बना रहे हैं, हम सिर्फ असेंबल कर रहे हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, वो आती हैं वहाँ से। तो वैसे लेकिन इतना मुनाफा क्यों? हम खुद क्यों नहीं बना पाते, मुझे बताएं। सुई बनाते हैं आप लोग? हम सुई जो बोल तो सकते हैं ना? हाँ, जो बोल सकते हैं। कैसी बातें कह रहे थे? तौबा, लेकिन अच्छी बात है भाई, मैं तो एकदम से अभी देख रही हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग गुड। रोज देखें, कहते हैं मुल्क की मईशत पे मेरे ख्याल से तमाम तो लोगों को तो मिल के साथ काम करना चाहिए। मुल्क है तो हम हैं, मुल्क की मईशत मजबूत होगी, मुल्क में जो अनसर्टनिटी का फैक्टर है वो जितना कम होगा, चीज़ें हमारे और हालात मुल्क के बेहतर होंगे। हालात बेहतर होंगे तो आप और मुझ जैसे जो नौकरी पेशा लोग हैं, हम तो ऑलरेडी महंगाई की चक्की में इतने ज़्यादा पिसे हुए हैं, तो महंगाई भी कम होनी चाहिए। लेकिन अब ये कहाँ से हम किसको लेकर आए जो अब ये फिर करे कि हाँ भी डॉलर की प्राइस कम हो रही है तो जो महंगाई तब हुई थी उसको वापस करना है, पेट्रोल की प्राइस को वापस करना है। यहाँ पर जो मुझे बताएं, लिस्टें निकाल देते हैं उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा पाते। आप कह रही हैं कि वो डिफरेंस भी पे करें, अजीब बातें करती हैं। टॉप स्टोरी। घर के काम के लिए मासियां अच्छी तरह जांच पड़ताल के बाद रखें, वरना वो घर का सफाया भी कर सकती हैं। रवा बरस इस्लामाबाद में 100 से ज्यादा घरों में चोरी की वारदातें रिपोर्ट। सिंध के शहर थरपारकर में लंपी स्किन की वबा, सैकड़ों जानवर हलाक। मिट्टी, इस्लामकोट, नगर पारकर, छाछरों के कई देहात मुतासिर। 12 लाख में से सिर्फ 3 लाख जानवरों की वैक्सीनेशन हो सकी। चिन्योट का खुदाबश अज़्म और हिम्मत की मिसाल बन गया। बसारत से महरूमी को माजूरी ना बनने दिया। मुख्तलिफ खुशबुओं की पहचान की सलाहियत के बाद फैसलाबाद के बाजारों में इतर फरोख्त करके तालीमी खर्चात बर्दाश्त कर रहा है।
और कराची समेत सिंध में कल से बारिश के नए स्पेल की एंट्री होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव कल सूबे में दाखिल होगा। इस दौरान हल्की और तेज बारिश का नया सिलसिला शुरू हो सकता है। अच्छा जी, अब ज़रा एक बार फिर से हम एक सेहत आमा से मुतालिक बात करेंगे। और ये जो मसला है हमने अपनी हेडलाइंस में भी शामिल किया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नौइयत का है। ये है जनाब यूरिक एसिड का। यूरिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जिसको अक्सर आप समझते हैं कि फ़ौरी से क्या ख़तरा हो सकता है, तो आप उसको नेगलेक्ट करते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि आपके रोज़मर्रा के मामूलात भी बुरी तरह से मुतासर होते हैं। यूरिक एसिड जब बनना शुरू होता है तो आपके या तो पाँव के अंगूठे में या फिर एड़ी में उससे शदीद दर्द की सी शिकायत होती है। और उसके बाद ये होता है कि जनाब आली आप परेशानी में मुब्तला रहते हैं और वो तकलीफ़ इस कदर होती है। मेरे वालिद साहब को उसका सामना रहता है, तो आई कैन इमेजिन कि वो पाँव आपके सूज भी जाते हैं एट टाइम्स, और फिर उसके बाद उसके पेन किलर्स खा खा के आपको गुजारा करना पड़ता है। और उसकी वजूहात बहुत सी हैं, कुछ पे आप भी रोशनी डालिए। बिल्कुल जी, देखिए कुछ वजूहात तो हमारा एक तो ऑफ कोर्स एक लाइफस्टाइल भी हमारा आ जाता है कि हमारा लाइफस्टाइल किस किस्म का है। बहुत सारी चीज़ें ममनू होती हैं कि चीज़ें नहीं खानी, जिसमें लाल गोश्त तो सरफहरिस्त आ जाता है। लेकिन उसके बावजूद रेड मीट, जिसको आप लोग रेड मीट से ज़्यादा उससे पहचान सकें, रेड मीट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, हम जो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी तो हमारी बिल्कुल ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और जो हमारे खानों में जो तरी वाले फूड हैं, जो हमारे खानों में तेल का बेजा इस्तेमाल होता है, ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर उसमें बनते हैं, क्योंकि जो फैट से ही तो ये तेल सब चीज़ें बनाई। जी, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस बात करने के लिए डॉक्टर ताबिर रसूल, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हेमेटोलॉजी हैं, स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। डॉक्टर साहब, हमने तो जितनी हमारी सोच थी हमने बताने की कोशिश की, लेकिन आप सही बताएं कि ये कितनी खौफनाक बीमारी है, क्योंकि हमने उन लोगों को ज़रूर इसमें देखा जो इसमें मुब्तला हैं, और फिर उनकी फैमिली भी कितनी कंसर्न रहती है इस बीमारी की वजह से उनकी सेहत को लेके। प्लीज़ इस पर रोशनी डालिएगा। Thank you for inviting me and over this very important topic, which is a problem of everyone almost. यूरिक एसिड बेसिकली एक एंड प्रोडक्ट है बॉडी का। बॉडी में प्यूरिन जो प्रोटीन से बन रहा होता है, उस प्यूरिन का काम होता है कि जो हमारे रोज़मर्रा के खलियात बनते और टूटते हैं उसमें एज ए केमिकल मीडिएटर या एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो कर रहा होता है। और जब इसकी प्यूरिन की ब्रेकडाउन होती है तो उससे यूरिक एसिड रिलीज़ हो रहा होता है। ठीक है, सिंपल मिसाल ऐसे है कि अगर हम गन्ने का जूस निकाल रहे हैं या मौसमी का जूस निकाल रहे हैं, तो उसका जो जूस है वो हमारा प्रोडक्ट है, और बाकी जो छिलका है, रह जाता है, वो बाय प्रोडक्ट है, वो एंड प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, ठीक है। तो एज ए रिज़ल्ट जो है वो ये दिस इज़ नॉर्मल फिनोमेना। और यूरिक एसिड नॉर्मल बॉडी में सबको मतलब एक सर्टेन लेवल में मौजूद होता है। ठीक है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ या तो यूरिक एसिड का टर्नओवर ज़्यादा हो, यानी बनना ज़्यादा शुरू हो जाए, क्योंकि ये जो एक्सक्रीट होता है, जो निकल रहा होता है, जो रोज़ाना की बुनियाद पे बन रहा होता है यूरिक एसिड, ये किडनी खारिज कर रहे होते हैं, इसको एलिमिनेट कर रहे होते हैं। तो दो वजूहात की बिना पर ये ब्लड में लेवल इसके बढ़ जाते हैं। या तो इंक्रीज कंजप्शन है, यानी इसका बनना ज़्यादा है, या फिर किडनीज एट फॉल्ट कि वो उसको एक्सक्रीट नहीं कर पा रही। तो एज ए रिजल्ट लेवल जो है ब्लड में बढ़ जाते हैं, जिसको हम हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। हाइपर यूरिसीमिया, ठीक है, ठीक है। अब हाइपर यूरिसीमिया बहुत सारी कॉजेज़ हैं उसकी, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो खाने पीने की अशिया हैं, जो आपने पहले जिक्र किया, उसमें सर फहरस्त वाकई भी रेड मीट है, और अल्कोहल कंजप्शन है, बियर कंजप्शन है, फिर इसके अलावा सी फूड्स हैं, श्रिम्प्स हैं, ट्यूना फिश है। येस, दे आर वेरी रिच इन प्यूरिन। ओह गुडनेस। तो दे आर आल्सो द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्यूरिन, एंड एज ए रिजल्ट जो है वो आपका यूरिक एसिड लेवल यानी कि रेड मीट से ज़्यादा। हाँ, प्रॉन्स का तो मैंने सुना था कि मना भी करते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मल फ्रूट्स हैं, क्रैब्स हैं, ये ऑल दीज एग्जैक्टली बिल्कुल these are all the culprits which lead to increased blood levels of uric acid. अब किडनी की सर्टेन लिमिट होती है, वहाँ तक तो वो एक्सक्रीट कर रहा होता है, उसके बाद वो बिल्डअप होता है बॉडी में। ठीक है। अब बिल्डअप बॉडी में हो गया तो उसको हम हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। अब इसकी क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? एट वन एंड यू मे हैव वेरी हाई यूरिक एसिड लेवल,
और ये यू डोंट हैव एनी सिम्टम्स। इसको हम एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरेसिमिया कहते हैं, यानी हाइपरयूरेसिमिया है लेकिन कोई अलामात नहीं है, कोई पेचिदगी नहीं है। कुछ पेशेंट्स में जो है वो, जो मेरे पास पेशेंट ज़्यादा आते हैं या रूमेटोलॉजिस्ट के पास आते हैं, वो जब ये यूरिक एसिड ब्लड से किसी जॉइंट में जाके डिपॉजिट होता है तो वो आर्थराइटिस कराता है, जॉइंट की स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, जिसको हम गाउट कहते हैं। गाउट कहते हैं, ठीक है। जी 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 जी, ओके। तो गाउट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ इंक्रीज यूरिक एसिड व्हिच इज डिपॉजिटेड इन द जॉइंट स्पेस। लेकिन वो जॉइंट्स में डिपॉजिट, उसके पास अगर किडनीज उसको एलिमिनेट ना कर पाए तो फिर उसके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता सिवाय इसके कि जॉइंट्स में डिपॉजिट हो। एग्जैक्टली। लेकिन कुछ मैंने शिकायत ये भी सुनी है कि ये किडनी स्टोन्स भी फॉर्म करता है। हाँ जी, इससे अगला फिर मरहला हम जो है वो काफ़ी सारी और भी जो पेचीदगियाँ हैं उसकी तरफ हम आ रहे हैं। अच्छा। तो पहले हम गाउट जो आर्थराइटिस है वो एक जो है कॉमनली काज कराता है। अच्छा, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं कि यूरिक एसिड हाई है और जनरलाइज बॉडी एक्स हैं, पट्टों में, मसल्स में दर्द है, और किसी जनरल प्रैक्टिशनर ने यूरिक एसिड लेवल करा लिया, वो 7 है 8 है मतलब, तो लोग उसको एट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कि शायद ये बस जो है वो मुझे यूरिक एसिड हो गया है। बेसिकली यूरिक एसिड हो गया कोई चीज़ है ही नहीं, मतलब यूरिक एसिड नॉर्मली बॉडी में होती है और यूरिक एसिड लेवल्स अप एंड डाउन होते हैं, अप एंड डाउन जो है वो होता रहता है। तो हर चीज़ को, हर आर्थराइटिस को गाउट से एट्रीब्यूट करना ये भी मुनासिब नहीं है। इसलिए अब क्योंकि गाउट का एक टिपिकल जो है वो प्रेजेंटेशन होती है एक्यूट गाउट का, कि वेरी सडन ऑनसेट। एक बंदा है वो रात को बिल्कुल आराम से सोया नॉर्मली, सुबह उठा उसके अंगूठे पे इतनी शदीद दर्द है और रेडनेस है कि ही इज़ अनएबल टू मूव स्टेट। इवन इतना दर्द होता है कि उसके ऊपर अगर कोई कपड़ा या कोई मतलब जो चादर वगैरह जो हम ओढ़ के सोए होते हैं वो भी अगर लग जाए तो बंदे की चीख निकल जाती है। इतना शदीद सो सिवियर, ऑल ऑफ अ सडन। ऑल ऑफ सडन रात को आपने कुछ खाया, सुबह उठे तो बिल्कुल जो है वो दिस इज टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ गाउट। इसको हम एक्यूट गाउट या एक्यूट गाउट या आर्थराइटिस कहते हैं। यूजुअली ये मोनो आर्टिकुलर होता है। मोनो आर्टिकुलर मतलब है एक जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। जो सबसे ज़्यादा है वो बिग टो है, उसके बाद सेकंड में मिड फुट भी आ सकता है, फिर नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है। अच्छा, ये भी जो है वो एरियाज हैं व्हिच कैन बी अफेक्टेड बाय द गाउट। लेकिन अगेन प्रेजेंटेशन वुड बी सेम लाइक सडन ऑनसेट और रेड टेंडर, फिर हाथ लगाएं तो बिल्कुल। हाउ डज इट गो अवे? ये मतलब कैसे, पेन किलर्स से? हाँ जी, इसका जो इनिशियल ट्रीटमेंट है दिस विल सेटल डाउन इन 5 to 7 days। अगर अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाए तो यूजुअली जो हम दे रहे होते हैं वो एनएसएड्स, जो आम ज़ुबान में पेन किलर्स हम कह रहे होते हैं उनको। उसमें एक चीज़ है कि एनएसएड्स क्योंकि गुर्दे के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं, तो उससे पहले गुर्दे का फंक्शन या सीरम क्रेटिनिन चेक कर लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उस पेशेंट को क्या वो एनएसएड्स पेन किलर दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते। ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। अगर उसका गुर्दा जो है वो सही काम नहीं कर रहा, उसका क्रेटिनिन या यूरिया लेवल बढ़ा हुआ है, देन दीज पेन किलर्स या एनएसएड्स आर नॉट इंडिकेटेड, तो कि वो नहीं देनी चाहिए। ठीक है। और अगर सिंगल जॉइंट है, एक ही जॉइंट है, उसको हम इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्ट स्टेरॉइड का करते हैं। स्टेरॉइड का एक 1 cc भर के हम जो जॉइंट स्पेस है उसी के अंदर जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं, इट विल गो अवे। अच्छा, ये कभी ऐसा होता है कि हाथों में भी इसकी तकलीफ? जी बिल्कुल, क्योंकि आई रिमेंबर कि ऐसा एक इंजेक्शन मेरे वालिद साहब को लगा था यहाँ पर अंगूठे में इसी तरीके से। इन द ऑर्डर ऑफ डिसेंडेंस, यानी सबसे ज़्यादा बिग टो, फिर मिड फुट, फिर नी, फिर एंकल, देन फॉलोड बाय हैंड जॉइंट्स, एल्बोज, इवन स्किन में, ईयर्स में भी डिपोजिशन होती है इसकी, जिसको हम गाउटी टोफा कहते हैं, टोफिशस गाउट। तो उससे तो कोर्स फिर आप वो सर का दर्द जो है वो भी आपको सर का दर्द भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। इतने बड़े जो है वो लम्प्स बन जाते हैं आपके ईयर्स के ऊपर, और फुट के ऊपर भी बड़े लम्प बन जाते हैं। ये क्रॉनिक गाउट इसको हम कहते हैं कि एक रिकरेंट अटैक हो और एज ए रिजल्ट जो है वो डिपॉजिट होते होते स्किन के अंदर भी डिपॉजिट हो जाता है, जॉइंट में भी डिपॉजिट हो जाता है, तो लंपी सी स्वेलिंग्स जो है वो आपको नज़र आ रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, जितनी अभी मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी उससे ऐसा कहीं नहीं लगता कि एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बरवक्त अगर तशख़ीस हो तो बड़े आसानी से हम इसको, जैसे आपने मेडिसिन का भी कहा कि 7 दिन आपने मेडिसिन लेनी है, तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स का मतलब कि आप उसको सही कर सकते हैं। ये सिर्फ उस एक्यूट गाउट के अटैक, आर्थराइटिस को, उसको, हाँ, उसकी भी बात कर रहा हूँ। अब लॉन्ग टर्म क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है विच आर लीडिंग टुवर्ड्स
बिल्डअप ऑफ दिस यूरिक एसिड इन द ब्लड। ठीक है, तो उसमें डाइट अगेन आती है कि अगर आप रेड मीट का इस्तेमाल, जिसमें बीफ सबसे ज़्यादा, लैम्ब है और इवन मटन है जो है वो भी रेड मीट में शामिल होता है, वो है सी फूड जैसे मैंने कहा, अल्कोहलिक बेवरेजेस, बियर्स, ये भी जो है वो उसमें आते हैं। थैंक्स गॉड वी आर इन अ मुस्लिम कंट्री। पोर्क जो बाहर लोग यूज़ करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा हाई जो है वो पाया जाता है। टर्की है या डक का गोश्त है, मतलब इट आल्सो कंटेंट्स जो है वो हाई यूरिक एसिड लेवल्स। ठीक है, तो ये अवॉइड करें, ये अवॉइड करने होंगे। लाइफ स्टाइल में ये कि दूसरा इनटेक ऑफ वाटर, जितना आप पानी ज़्यादा पिएंगे वो डायल्यूट होगा और किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। और फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, हाइपर यूरिसीमिया में कुछ लोग ये सजेस्ट करते हैं कि ये जो लेमन्स वगैरह हैं उनको अगर जी सिट्रस फ्रूट्स जो है, लेमन है, ऑरेंज है, वेजिटेबल्स हैं, दे ऑल डिक्रीज द यूरिक एसिड लेवल्स फ्रॉम द ब्लड एंड दे ओके, ये बड़ा फायदा। ठीक है, यानी कि विटामिन सी आपको तमाम तो हेल्प ही करते हैं। एग्जैक्टली, एंड लीफी वेजिटेबल्स जो है वो भी दालों के लिए पहले कुछ था कि बहुत ज़्यादा जो है वो हाइप क्रिएट हुई थी कि वो भी जो है यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, बट विथ फर्दर रिसर्च इन दिस एरिया बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट है कि जो मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, लेकिन अगर इन मॉडरेशन आप ले लें तो दैट डजंट कॉज दैट मच हाइपरयूरिसीमिया। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अभी करंटली आप ऐसे कौन से फ्रूट्स देख रहे हैं जो कि सीजन में भी हैं और जो कि अच्छे हैं यूरिक एसिड के जो मरीज हैं उनके लिए? ऑल फ्रूट्स। एप्पल, अभी एप्पल का सीजन है, एप्पल इज़ द बेस्ट। इवन एप्पल साइडर विनेगर जो है दैट्स आल्सो बेस्ट फॉर डिक्रीजिंग द यूरिक एसिड लेवल्स। यस, जैसे लोग रोज पीते भी हैं। जी बिल्कुल, वेट रिडक्शन के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है वो लोग यूज़ कर रहे हैं। अब वेट रिडक्शन के लिए काम नहीं करते, लेकिन इसके लिए वो है इसमें यूरिक एसिड लेवल। अच्छा, वेट का और यूरिक एसिड का एक और भी ताल्लुक है, एक कंडीशन होती है, इसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा, जो कॉम्बिनेशन है ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल्स यानी डायबिटीज़, एंड हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया या हाई ट्राइग्लिसराइड्स, इनके साथ भी जो है वो यूरिक एसिड लेवल हाई होता है। ये इनकी कॉम्बिनेशन को मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। यानी मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड हाइपरयूरिसीमिया। अंडे हमारे घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, उसका कोई इस पे अंडा यूज़ कर सकते हैं, मतलब इन मॉडरेशन, उसकी कोई बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ डॉक्टर ताबिर रसूल मौजूद थे और बड़ी हमने ज़बरदस्त और सैर हासिल गुफ्तगू की। जी जी प्लीज़ डॉक्टर साहब। जी शॉर्ट जो आपने बात की थी कि किडनी इन लॉन्ग रन जो है वो किडनी स्टोन्स जो है वो यूरिक एसिड की वजह से वो भी बन सकते हैं। तो और इवन समटाइम्स जो है वो अगर बहुत ज़्यादा रिकरेंट जो है वो बनते रहें स्टोन्स, तो गुर्दे को ख़राब भी कर सकते हैं, किडनी फेलियर की तरफ भी ले जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए यह है कि हर स्टोन जो है वो यूरिक एसिड का स्टोन नहीं होता, उसके लिए स्टोन एनालिसिस होता है। जैसे स्टोन आपने पास किया यूरिन के थ्रू, उसका लैब में एनालिसिस होता है। इफ़ इट इज़ रिच इन यूरिक एसिड, तो आपने सारी वो एहतियातें जो गाउट के लिए की थी वो सारी एहतियातें आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और यूरिक एसिड के हवाले से हमने काफ़ी मुफस्सिल गुफ्तगू की, एंड आई एम श्योर कि इस गुफ्तगू ने आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट भी किया होगा। हमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी जो नहीं मालूम थी इस हवाले से, हम इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा एजुकेट हुए। अच्छा जी, आगे बताएं सती साहब, आगे हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? भाई बात यह है कि अब हम चक्कर थोड़ा सा एक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये है कि आजकल घरों में हम हाउस हेल्प रखते हैं। ज़ाहिर है कि डोमेस्टिक हेल्प हमारे लिए ज़रूरी होती है। जो मासियाँ हमारे घरों में काम कर रही होती हैं, ज़ाहिर है कि वो भी अपने घर चलाने के लिए निकलती हैं। लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात और अब ऐसे वाक़यात तवातुर से रोनुमा होना शुरू हो गए हैं जिसमें वही जो मासियाँ आती हैं, क्योंकि शुरू में तो फ़र्ज़ करें, मतलब ये एक्सपीरियंस सबका ही होता है ना कि 2 दिन तक आए, 3 दिन तक आए, 4 दिन तक आए, 5 दिन तक, हफ्ते तक आपने उन पर नज़र रखनी है। फिर उसके बाद आपने सुकून में हो जाना है, उन्होंने अपने टाइम पे आना है, दरवाज़ा खोलना है और उसके बाद सफाई सुथराई करनी है। डिपेंडिंग के कितने लोग हैं, कोई भी इतनी नज़र नहीं रखता, ये भी नहीं नज़र रखता एट टाइम्स के उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लेके नहीं रखे जाते, उनका CNIC भी नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ, वो बीइंग हाउस वाइफ एक तरह से, घर आप चला भी रहे होते हैं, आप काम भी कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरा घर भी सारा देख रहे थे। मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारी जगहों पे ख़वातीन लिटरली इतने दबाव में होती हैं कि उनको कोई एक भी मिल जाए तो वो उसको गनीमत समझ के फ़ौरन रख लेती है। कोई भी घर के बाहर से भी कोई खातून गुजर रही हो और फिर उनकी अपनी मजबूरी भी होती है, ठीक है, ज़रूर कहा जाता है और वो भी बहुत सारी जगहों पर वो मांगते भी हैं कि अपने ID कार्ड की एग्जैक्ट हमें जो कॉपी है वो दे दीजिए। कुछ जगहों पर दे देते हैं, कुछ थोड़े बहुत तेज़ होते हैं जो कि अच्छे जो
उन्होंने बना के, वैसे भी आपको पता ना कि हमारी चीज़ें कितनी बन जाती हैं दूसरी, तो जो फेक आईडी कार्ड की जो कॉपीज़ हैं उसका क्या पता चले कि फेक आईडी था, ये सही आईडी कार्ड था, तो वो भी दे देते हैं। तो ख़वातीन बेचारी तो मजबूरी में इस वक्त रख देती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये जो लोग होते हैं, जो गिरोह होता है, जो स्पेसिफिकली आपके घर में एज अ डोमेस्टिक हेल्प या जिनको आप आम ज़बान में मासियाँ कहते हैं, वो बन के घुसता है, ये आपके घरों की सफाई भी कर सकता है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना ज़रूरी है। चलो ठीक है, अगर ख़वातीन यहाँ पर किसी तरीके से बहुत ज़्यादा एक तरीके से इंगेज है कि नहीं जी ये घर आ गई हैं मासिया तो अपने काम करवाना, तो घर के मर्द जो हैं वो इस चीज़ का ज़रूर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि आपने उनके आईडी कार्ड को फिर सीपीएल से चेक करवाना है। आपने मुतल्लिका थाने से, जो आपके आसपास थाना, वहाँ से चेक कराना है कि कहीं इनके ट्रैक रिकॉर्ड में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। जाहिर है बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, पता लग जाता है ना। कभी CNIC भी ठीक नहीं होते, कभी बने हुए ही नहीं होते। एक तो आपको पता है कि हमारे यहाँ एक रिवाज ये भी है ना कि चाइल्ड लेबर से काम लेना, उसके अंदर फिर कम उम्र वो खवातीन भी होती हैं, तो उनका पता ही नहीं होता, कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं होता। तो बहरहाल इस्लामाबाद में अब ये केसेस खासे रिपोर्ट हुए हैं, कराची समेत हर शहर में रिपोर्ट होते हैं। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, और ऐसे तवातुर से वाक़यात हो जाते हैं। जुल्करनैन हैदर हमें ज़रा बताएंगे कि ये जो केसेस सामने आए हैं ये क्या चक्कर है। जुल्करनैन, बड़े हमने सुना है कि वहाँ पर काफ़ी केस आए हैं कि मीडिया पर भी रिपोर्ट हो रहे होते हैं, तो कोई मैकेनिज्म वहाँ पर होता है इस तरह से रिकॉर्ड रखने का इस्लामाबाद के थानों में? देखें, वैसे तो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से हर साल जो है कि एडवाइजरी भी जारी की जाती है और लोगों को कहा जाता है कि घर में कोई भी आपने मासी रखनी है तो उनका शनाख्ती कार्ड लेना लाजमी है और उस हवाले से मुतलका थाने को भी आगाह करना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है वो यहाँ पर ये है कि पंजाब के ख़ास तौर पे दूर दराज जो इलाके हैं, अगर मैं बात करूँ जनूबी पंजाब के और ख़ास तौर पे सरगोदा गुजरांवाले के करीब के जो दही इलाके हैं, वहाँ से जो ख़वातीन हैं वो यहाँ पर आती हैं काम करने। और ये तो सिर्फ चोरी की आप बात कर रहे हैं, इस दौरान ये बातें भी सामने आई हैं कि बाकायदा ये डकैती के जो गिरोह हैं उनके साथ मुंसलिक होती हैं और 2 से 3 दिन वो इसलिए काम करती हैं घरों में और फिर भाग जाती हैं कि वो जायज़ा ले सकें कि घर में कौन सी चीज़ कहाँ पर है। क्योंकि कई वाक़यात ऐसे हुए हैं जब डकैत आते हैं तो वो बाकायदा बताते हैं कि फ़लाँ चीज़ जो है वो फ़लाँ जगह पे रखी हुई है, वो आप बताएं। तो घर वाले खुद भी परेशान होते हैं। वो बाज़ार तो ये लगता है कि घर का कोई बंदा है जिसने भेजा इनको, क्योंकि एग्जैक्ट इनको लोकेशन भी पता होती है। तो वो ये भी होता है। चोरी की वारदातें जो है वो तो आम तौर पे ये देखने में आया है कि 3 अगर ख़वातीन आई हैं तो उनमें से एक खातून जो है वो छुट्टी करके चली जाती है और उसके बाद फिर वारदात हो जाती है और फिर ये कहा जाता है कि जी वो चली गई है, शायद उसी ने की होगी, हमें तो पता नहीं है। हालांकि ये सारे के सारे मिले होते हैं। फिर गिरफ्तारी में जो सबसे बड़ा मसला आता है वो ये आता है कि क्योंकि वो इस्लामाबाद से बाहर के रहने वाले हैं, वहाँ पर पुलिस का जाना क्योंकि एक लीगल प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करने में बड़ा मसला होता है। पुलिस एहलकार वो ये कहते हैं कि हमें तो गवर्नमेंट कोई अखराजात नहीं देती कि हम खुद से वहाँ जाएं, उनको गिरफ़्तार करके लाएं। अब वो सारा का सारा ख़र्चा फिर मुद्दई को करना पड़ता है, जिसकी वजह से मसाइल है। कई लोग तो ये कहते हैं कि ठीक है जी बरामद होगी तो हो जाएगी, नहीं तो अब क्या करें, आप पुलिस को भी लेकर जाएं, अखराजात भी करें, पता नहीं वो गिरफ़्तार हो भी या ना हो। तो ये वो मसाइल हैं जिसकी वजह से गिरफ़्तारियों की रेशो जो है वो कम है। अलबत्ता ये कह सकते हैं कि 25 से 30 केसेस में जो है वो कामयाबी हासिल की है। इस्लामाबाद पुलिस ने भी ख़वातीन को गिरफ़्तार भी किया है और फिर जो है उनसे बरामदगी भी हुई है, क्योंकि इसमें एक बरामदगी वाला ख़ास तौर पे जो सोने का अंसर है वो बड़ा अहम है कि ख़वातीन जाते ही उनके राब्ते होते हैं मुख्तलिफ जो सनार हैं उनके साथ, वो उनको भेज देते हैं, तो फिर उनसे बरामद करने में भी टाइम लग जाता है, जिस वजह से इन्वेस्टिगेशन लंबी होती है और लोग जो है केस का पैरवी करना छोड़ देते हैं कि जी इतना अरसा हो गया है। ये लीगली जो मसाइल हैं इनको हल करने की ज़रूरत है कि फौरी तौर पे ऐसे केसेस में जहां शहर से बाहर अगर जाना पड़े तो हुकूमती फ़ंड जो हैं वो पुलिस के पास होने चाहिए ताकि फौरी तौर पे वो रवाना हो और उनको गिरफ़्तार भी करें। और आमतौर पे ये भी होता है कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर एड्रेस और होता है, वो रहते कहीं और हैं, बिल्कुल, तो उसमें भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि होता यही है कि जो शनाख्ती कार्ड पे एड्रेस होता है वो कुछ और होता है और फिर वो रहे कहीं और रहते हैं। और ये तो एग्जैक्टली हम देखते हैं कि आए दिन एरियाज़ भी चेंज कर रहे होते हैं। अगर आपने एक जगह पे कहीं वारदात कर दी तो उसके बाद आप उस एरिया में तो नहीं रहेंगे, फिर आप शहर चेंज करेंगे, फिर किसी और शहर में जाके फिर आप एग्जैक्टली वैसे ही अपना जाल पूरा बिछाएंगे। मुझे बताइएगा कि अब फिर लोगों में कितना रुझान इस्लामाबाद में बढ़ा है। अगर हम वफाकी दारुल हुकूमत के हवाले से बात करें, लोगों में इतनी अवेयरनेस भी है और आपने कहा जैसे इस्लामाबाद की पुलिस भी मुसलसल इस हवाले से काम कर रही है, तो कितनी मेड्स अभी तक लोगों ने अपनी रजिस्टर्ड करवाई हैं? देखें, अभी तक जो थानों के अंदर रिकॉर्ड है, अगर वो बात करें तकरीबन कोई
2200 के करीब जो है जो मेड है उनका रिकॉर्ड रजिस्टर्ड कराया गया है। बाकी जितना भी है कोई रिकॉर्ड, असल में लोग खुद से भी ये इनिशिएटिव नहीं लेते कि एक उनको आगाही दी गई है, उनको पता भी है कि इनको रजिस्टर कराना चाहिए, ऐसे वाक़यात भी हैं, फिर भी वो कहते हैं छोड़ें जी कोई मसला नहीं हो जाए। उसकी एक ये है और दूसरी एक ये भी वजह है कि भाई चक्कर ये भी है ना कि जहाँ पर आप कहीं नौकरी करने जाते हैं तो आपको पता होता है कि आपने वहाँ पर आपकी एक कमिटमेंट है। एक जो मेड है आपके पास अगर आ रही है तो वो एक घर में काम कर रही है, दूसरे घर में काम कर रही है, तीसरे घर में काम कर रही है, आज आ रही है कल नहीं आ रही, उसका मिजाज ख़राब हुआ तो वो नहीं आएगी। तो आपको पता है कि उसके अंदर बेगर्स आर नॉट चूजर्स वाली मिसाल हो जाती है। वो कहते हैं कि हमने कहीं शनाख्ती कार्ड मांग लिया, कहीं ये कर लिया तो कहीं बरहम ना हो जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा भी है, बिल्कुल ऐसा भी है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये कई वाक़यात हुए हैं कि जब उनसे शनाख्ती कार्ड मांगे गए हैं तो उन्होंने इस चीज़ को बुरा मनाया है कि जी आपने हमें क्या समझा, चोर समझा हुआ है। वो पहले से ही ये कह देते हैं और वो कहते हैं जी रखना है तो रखें वरना हमने शनाख्ती कार्ड नहीं देने। ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये मसाइल होते हैं। और अक्सर जो है अब अगर मैं बात करूँ तो ये रुझान ज़्यादा हो गया है कि आपने जाना है उस घर में 1 हफ़्ता 10 दिन या मैक्सिमम 1 महीना रहना है और पूरी रैकी करनी है। उसके बाद आपने ये कहना है जी मेरी तनख्वाह बढ़ाएं या ये जो 3 काम है इसके इतने पैसे मैं लूँगी, क्योंकि अब तो हर काम के पैसे अलग से हैं। ये नहीं है कि घर में मासी आ गई है तो आपने फिक्स अमाउंट दे दें, नहीं, उन्होंने हर काम के अलग पैसे मांगना है, उन्होंने इजाफा डिमांड करना है, आपने इनकार करना है, उन्होंने यहाँ से चले जाना है और निशानदेही कर देनी है कि इस घर में कितने मर्द हैं, कब जाते हैं, कितनी खवातीन हैं, उनका उठने सोने का टाइम क्या है, उस दौरान ये वारदात हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जुल्करनैन हैदर हमारे नुमाइंदे के साथ मौजूद थे और एग्जैक्टली हम बता रहे थे कि हमें अपने घरों में जब डोमेस्टिक हेल्प हम हायर करते हैं तो उसको रखते हुए कौन कौन सी चीज़ें हमें अपने जहन में रखनी हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनकी जांच पड़ताल करें, क्योंकि अगर आप उनकी जांच पड़ताल के बगैर हायर करेंगे, अपने घर को में एक्सेस देंगे किसी भाई, आई नो यू आर स्माइलिंग, बट हम खुद बहुत इस जगहों में ब्लैकमेल हो रहे होते हैं। बंदा अगर इतना कुछ करना है ना तो आपको खुद काम करना पड़ेगा, कोई नहीं रुकेगी। बट सर्टेन मतलब ऑफ कोर्स जिस टाइम पे मैं भी यहाँ पे काम कर रही हूँ तो मतलब पता होता है ना, सर्टेन टाइमिंग्स आपको पता होता है कि भाई इस टाइम पे जो है सब पता होता है। और लोग जाहिर है कि कुछ अरसे में काफ़ी भरोसा करना शुरू कर देते हैं और वो फिर ये है कि उनके लिए लीथल साबित होता है। हाँ। तो बहरहाल एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस मोहल्ले में अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप डोमेस्टिक हेल्प रख रहे हैं, मासी रख रहे हैं, तो ऐसे में आसपास के घरों से भी मुशावरत कर लें कि हाँ। अगर बंदी अगर 5 साल से 7 साल से वहाँ पर काम कर रही है तो फिर आप भरोसा कर सकते हैं। लेकिन लोग कहते हैं हाई नहीं उसको देंगे ना तो फिर ये कैसा ना हमारा काम छोड़ दे, फिर लोग इस मामले में बिल्कुल कॉपरेट नहीं करते हैं। ऐसा ही है, मैंने बहुत सारे ऐसे जगहों पे देखे कि लोग बिल्कुल नहीं कॉपरेट करते। इधर की बातें उधर भी होती हैं। हाँ, इस वजह से भी लोग जो है ना वो कोशिश करते हैं कि एक महल्ले में एक जो है ना मेड वो किसी दूसरे घर में ना जाए। अच्छा, आपके पास क्या जी खबर बताएं? रशिया के दारुल हुकूमत मॉस्को में हुआ है फायरवर्क्स और जैसे पिछले साल जो PSL हुआ था उसका भी जो फायरवर्क था मैं वहाँ पे मौजूद थी, जिनका इट वाज ब्यूटीफुल और मज़ा ही मतलब से कहते हैं कि आपने फायरवर्क देखते और आपने कभी अच्छा वैसे देखिए काम करने वाले को सलीका कितना है। हम सोचे फायरवर्क कर रहे होते हैं, हमारे आपस में ही बज रहे होते हैं, ठीक है, या आके किसी के ऊपर कहाँ जाना है, किधर जाना है, कैसी वो इधर मिस करते करते निकल रहे हैं। क्या बात है कि प्रॉपर आपको पता है तालीम इस हवाले से सुन नहीं रही, आपको क्या कहा जाए, वो कह रहे ब्रेक लेनी, तो लेना ब्रेक। अच्छा जी, चले एक ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा जी, अब तस्करा कर लेते हैं ज़रा लंपी स्किन डिजीज़ का, जो कि गुज़िश्ता तकरीबन 3-4 माह से हम बात कर रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान में फैली हुई है और सिंध में इनिशियली तो कहा गया कि बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन अभी तक वैक्सीनेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सका और फिर ये ज़ाहिर है कि एक जानवर से दूसरे जानवर में भी फैलती है, तेज़ी से फैलती है। और अभी आप देखिए महकमा जो लाइफ स्टॉक है वो बता रहा है कि जी तकरीबन 12 लाख गायें हैं, जिनमें से 13 की तो वैक्सीनेशन हुई हुई है लेकिन बाकी 9 की वैक्सीनेशन नहीं हुई। अच्छा सती, अगर सिर्फ 3 लाख की वैक्सीनेशन हुई है। हाँ वही तो कह रही है कि 3 लाख की हुई है, बाकी 9 की नहीं हुई। अगर 12 आप इसमें को देखें तो क्या सूरत हाल होगी। और अभी आप देखें कि यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सजती है बकरा ईद अभी यहाँ पे गुजरी है और हमने देखा कि मुख्तलिफ शहरों से अंदरून पंजाब से मुख्तलिफ शहरों से जब यहाँ पर मवेशी आए हैं तो वो वहाँ से भी डिजीज लेकर आए और उसके बाद कुछ को तो खैर यहाँ नहीं आके वो पकड़ लिया। और अच्छा वैसे अच्छी चीज़ ये थी मदिया, हमने भी रिपोर्ट किया था कि उसमें मंडी में दाखिल नहीं होने दिया गया था जी, उन्होंने 1 किलोमीटर दूर ही उनको
रोक के कहा था कि जी वापस। लेकिन सती बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वैसे ही अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी जो अपने जानवर मंगवाते हैं, हाँ, वो पंजाब से मंगवाते हैं, जी। फिर जो वहाँ से आते हैं फिर रास्ते में रुकाते आते हैं, और दरमियान में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पर आप अपने जानवर ला के रखते हैं, ठीक है, गाड़ियाँ रुकती हैं, फिर आराम करते हैं, फिर निकल जाते हैं। लेकिन वो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ना, वो भी लिम्पिक स्किन जो डिजीज़ है उसको बढ़ाने में उन्होंने अपना बड़ा जी किरदार अदा किया है। टेक्निक ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है कि वाक़तन वहाँ रुकते होंगे तो वहाँ पर तो इतने ज़ाहिर ख्याल नहीं रखा जाता, और बीमारी का किसी भी वायरस का शिकार होने के बाद सिम्टम के ऑनसेट आने में टाइम लगता है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, को 3 से 4 दिन का टाइम था। इतनी बुरी सूरत आ रही है जो जानवर हम दिखा रहे हैं, कुछ हमने दिखाए हैं कि बड़ा मतलब कितने तकलीफ में भी ये रहते होंगे और वैक्सीनेशन ना होने की वजह से। तो ज़रा हम बात कर लेते हैं कि थरपारकर में क्या सूरत हाल है। वली नूरी हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइएगा ज़रा कि आप ये देखें कि वहाँ पर तो ज़्यादातर गुज़र बसर ही उस पर होता है, ज़्यादातर आप ये देखते हैं कि गला बानी पे होता है, जानवर रखते हैं लोग, पालते हैं उनको, उनसे फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन ये तो क्या कोई हुकूमत की जानिब से अब तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया वहाँ पर, कोई वैक्सीनेशन का नहीं सोचा गया अब तक? देखें, थरपारकर में जो मुसलसल ये यहाँ पर लंपी स्किन की बीमारी जैसे ही फैलना शुरू हुई थी, तो थरपारकर जिला भर के मुख्तलिफ शहरों, मिट्टी, डिप्लो, नगर पार्कर, चाचरो, इस्लामकोट, कलोई और दीगर जो इलाका जात शहरी और देही हैं, उनमें जब जैसे ही लोगों की मवेशियों में ये बीमारी फैलना शुरू हुई, तो लोगों ने थरपारकर के जिले हेडक्वार्टर का रुख किया और वहाँ पर कायम महकमा लाइव स्टॉक के दफ्तर पर जाने और उनसे बात डिस्कस करने और उनसे मदद मांगने की कोशिश की। मगर महकमा लाइव स्टॉक ने जो भी वहाँ पर लोग आते थे उनको सिर्फ जो है ना वो एक ही जो यहाँ पर इंजेक्शन उनके पास पाई जाती है, गल घोटो जिसका नाम लिखा हुआ है, वो उनको देकर वापस रवाना कर दिया गया है कि ये यहाँ पर यही वैक्सीन मौजूद है, बाकी जो है वो जब वैक्सीन आएगी तो देखेंगे। अब 6 माह गुजर गए हैं, लंपी स्किन जो है वो अब ज़्यादातर यहाँ पर फैल चुकी है। अब भी जैसे ही बारिशी इलाकों में यहाँ पर इलाके में बारिश हुई है, तो बैराजी इलाकों से जो लोग नकल मकानी कर रहे थे मवेशियों के हमरा, वो वापस आए हैं। तो सती अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो सैकड़ों जानवर जो है वो अब अभी तक जो है वो महकमा लाइव स्टॉक के मुताबिक मर चुके हैं, और हजारों की तादाद में जिनमें वायरल जो है वो डिजीज पाई गई है। उसके साथ साथ महकमा लाइव स्टॉक ने सिर्फ वैक्सीनेशन की बात की है, तो उन डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक का कहना है कि यहाँ पर हमने सिर्फ 3 लाख जानवरों को वैक्सीन कर सके हैं और बाकी वैक्सीन खत्म हो चुकी थी। हमने हुकूमत सिंध को लिखा है कि हमें वैक्सीन दी जाए, मगर अभी तक हमें हुकूमत सिंध की जानिब से मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताइएगा, चले 3 लाख जो है उनको तो वैक्सीन मिल गई, बाकी के जो 9 लाख हैं उनका क्या करना है? और उनमें से जो लिम्पिक स्किन डिजीज़ के जो शिकार होती हैं बेचारे मवेशी यहाँ पर, उनका फिर क्या होता है? मतलब ये वो रिकवर कर जाते हैं, क्या उनका किया जाता है? क्योंकि वो जहाँ जिस बाड़े में मौजूद होते हैं वो तो बाकी जानवरों की सेहत के दुश्मन एक तरह से बन जाते हैं। मदिया सूरत हाल ये है कि अभी देखें जहाँ पर भी जो भी गाय का झुंड है, ज्यादातर लंपी स्किन बड़े जानवरों में पाई जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक भैंस और गाय में ये लंपी स्किन भी बीमारी होती है और ये वायरल डिजीज है, कोरोना की तरह फैलती है। और उस जो भी जानवर लंपी स्किन में मुब्तला है, डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हीं जानवरों को आइसोलेट करने की जरूरत है, मगर यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसके बायस यहाँ पर लोग जो है वो अपने झुंड के साथ हम इंसानों को नहीं समझा सके वली, यहाँ पे हम बेचारे इन गायों को क्या समझाएंगे, इन मज्जों को हम क्या समझाएंगे कि भैया आपने खुद को आइसोलेशन में डाल दिया। एक तो एजुकेशन की कमी है, दूसरा यह है कि थरपारकर 19,000 मरबा स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ सहराई इलाका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लोगों का जराए मुआश जो है वो इन्हीं जानवरों पर है, और जाहिर सी बात है लोग खुद नॉन एजुकेटेड हैं, तो वो अपने जानवर की कैसे हिफाजत करेंगे? उनको अपनी हिफाजत की जरूरत मतलब वो समझ में नहीं आती ना। जरूरत तो है मगर जब समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे? अब तक सूरत हाल ये है कि जानवर जो है उनकी खाल में पहले दाना निकलता है, उसके बाद फिर जो है वो जो कंडीशन मैंने जाके देखी है, तकरीबन कोई 50 से 60 जानवर मैंने मुर्दा हालत में देखे हैं। तो उनमें यह है कि उनकी खाल में एक पहले छोटा सा दाना निकलता है, उसके बाद फिर वो एक घोड़ी की शक्ल अख्तियार करता है, उसके बाद वो फटती है, जिसके बाद फिर वहां से जब उस पे मक्खी बैठती है, उसके बाद फिर बाकी जीत बैठते हैं, तो उसके बाद फिर ये इन्फेक्शन भी फैलता है। तो जानवरों में जहाँ लंपी स्किन है वहाँ पर अब थरपारकर की कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो है वो इंसानों में भी सेहत की हालत जो है वो उसकी कंडीशन भी बदतर है। लोगों में यहाँ पे खांसी, नज़ला, डायरिया ये भी फैल गई हैं।
और डॉक्टर्स के मुताबिक लंपी स्किन में जो मरने वाले जानवर हैं उनको ये लोग जो है वो उनको दफन नहीं करते, ये यहाँ पर खुलेआम फेंक देते हैं, जिसके बायस यहाँ पे गिद्ध की नस्ल कशी जो है ना मदिया, गिद्ध की जो नस्ल कशी हुई है थरपारकर में, उससे ये जानवर जो मुर्दा हैं वो आजकल कुत्ते खाते हैं, बाकी जानवर खाते हैं, उनसे भी मसला हो जाता है। तो कि कोई एक मसला हो तो कोई बात कोई एक मसला, मतलब एक मसले से फिर दूसरा मसला, फिर दूसरे मसले से तीसरा मसला। थैंक यू सो मच वली, हमारे नुमाइंदे ने हमें बड़ा ब्रीफ, बड़ा डिटेल में बताया कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है और सिचुएशन दिन ब दिन कितनी ख़राब होती चली जा रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक सिंध डॉक्टर नज़ीर कलोड़ा, उनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, अपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। डॉक्टर साहब आई एम श्योर कि आपने भी सुना होगा हमारे रिपोर्टर जो हमें बता रहे थे कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, और अभी आपके महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से रिपोर्ट थी कि जी जो 12 लाख गायें हैं 3 लाख की वैक्सीनेशन हो गई है, 9 की अभी तक वैक्सीनेशन नहीं, और कहा जा रहा है कि जी जो वैक्सीन है वो ख़त्म हो गई है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वैक्सीन ना होने की वजह से अंदरून सिंध कितना सफ़र कर रहा है और एग्जैक्टली वहाँ पे सिचुएशन क्या हो रही है कि जानवर क्या, तो लोग भी इसकी लपेट में आ रहे हैं। जी बहुत मेहरबानी, आपने मुझे लाइन के दिया। सबसे पहली बात यह है कि इसको तसही कर लीजिए कि सिर्फ ये जानवरों में इफेक्ट होता है, ये लोगों में कोई इसका असर नहीं होता। मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहने का मकसद ये था, जैसे उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो जानवर मर रहे हैं, फिर लोग उनको दफना भी नहीं रहे, फिर जो दफना नहीं रहे उसकी बात बीमारी है, एक साइकिल है। मैं उस साइकिल की बात करी थी सर। हाँ, उसमें मैं आता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात है कि वैक्सीन का स्टॉक हमारे पास मौजूद है और थरपाकर के अंदर भी है, अंदरूनी सिंध में कहीं और नहीं, सिर्फ थरपाकर के अंदर कुछ आउटब्रेक हुए। अच्छा। और उसमें हमारी टीमें वहाँ पे हर जगह पे मौजूद हैं। अच्छा। कैंप पे भी, कैंप्स जितने भी तालुका जो सेंटर्स हैं हमने वहाँ पे कैंप्स भी लगाई हैं, और मोबाइल टीमें भी तकरीबन हमारी कोई 13 के करीब मोबाइल टीमें हैं। अच्छा। और जो कैंप्स लगी हुई हैं इस्लाम कोट, नौकोट से लेके छाछड़ो और ये नंगर पार्कर की जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे लगी हुई हैं। इशू सिर्फ 3 वहाँ पे रीजन थे। 3 वहाँ पे रीजन क्या है? सबसे पहली बात ये है कि वहाँ पे थरपाकर में जब हमने ये कैंपेन स्टार्ट किया, क्योंकि ये सिंध वाहिद सूबा था जिसने लंपी की वैक्सीन हमने इंपोर्ट की और अब अपनी भी बना रहे हैं, हमने इसको कंट्रोल कर दिया था। 4 जुलाई को हम 0 पे थे। ठीक है, अभी फिर ये आउटब्रेक आया है 5 अगस्त 6 अगस्त से थोड़ा बहुत, और वहाँ पे टोटल 2 डेथ्स हुई हैं। और वहाँ पे जो आया है वो इस वजह से उसके 3 रीजन थे। नंबर 1 ये कि जितना भी लाइव स्टॉक थरपाकर का है उसका 60% मूव हो चुका था, कुछ नेबरिंग प्रोविंसेस के साथ और कुछ नीचे सांगड़, बदीन और कुछ ऐसी एरियाज में जहाँ पे ये मौजूद नहीं था। नंबर 2 ये हुआ कि वहाँ पे जो थरपाकर के अंदर सिर्फ टोटल ड्यूरेशन के अंदर सिर्फ 12 केस हुए थे, यानी सिर्फ 12 गाय में इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ था। तो लोगों का ये मानना था कि थरपाकर वाले गाय में ये इन्फेक्शन नहीं होगा, इस वजह से हम नहीं कराएंगे। हमने मिन्नतें तरले की फिर भी नहीं कराया। उसका रीजन ये है कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान के अंदर कंपलसरी वैक्सीनेशन का कोई भी कानून नहीं है, तो इस वजह से हम इस पे भी काम कर रहे हैं अभी कि भाई ये आप लोगों को नहीं पता, हमें पता है ना कि भाई आपके आ सकती है, तो इस वजह से लगवाएं। उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम नहीं लगवाएंगे। अच्छा। तो एक तो रिफ्यूजल बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो उस दौरान अगर आप कैंपेन में देखें हमारी डेटा उठा के तो वैक्सीनेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको याद होगा कि हमने शुरू में, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, हमने आपको स्टूडियोज में भी बुलवा के इस पे बात की थी। जी बिल्कुल, बात की थी ना उस वक्त इशू कुछ और था। अब ये है कि बढ़ता चला जा रहा है। अभी चक्कर ये है, अभी चक्कर ये सिर्फ थरपाकर के लेवल तक। अच्छा, मेरी अर्ज तो सुन लें, मैं ये बात कर रहा हूँ। दूसरा ये रीजन था। मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मेरी बात सुन लें। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जब वो जा रहे हैं, जैसे कि हमारे नुमाइंदे वली नोहड़ी हमें बता रहे हैं कि जब जाते हैं लोग वैक्सीनेशन के लिए, पहले आपने सही कहा होगा कि रिफ्यूज़ल होगा, तो उनके पास जो वैक्सीन अवेलेबल है वो है गल घोटों की, यानी कि वो डिफरेंट वैक्सीन है जो कि वहाँ पर उसका इंजेक्शन अवेलेबल है। तो काइंडली इसको देख लें कि अगर नहीं है अवेलेबल तो उसको अवेलेबल करवा दें। उसको मैं कह देता हूँ। 6 लाख हमारे पास डोज वैक्सीन का मैंने स्टॉक करके रखा हुआ था और वो 6 लाख को रिलीज की हुई है। ठीक है। अच्छा। अब उसकी रीजन क्या है? इशू ये आ जाता है, टेक्निकली ये हो जाता है कि अगर आपके पास 100 जानवर और उनमें से 3-4 में आ गया इन्फेक्शन, तो अभी आप ये लाइव वैक्सीन नहीं कर सकते क्योंकि बीमारी आ चुकी, बीमारी आने से पहले करनी होती है। तो वो हर्ट, वो लोग, वो जानवर जहाँ पे वैक्सीन बीमारी नहीं आई उनको सिर्फ हमें करना है। फिलहाल जहाँ पे 2-4 जानवरों में आ गई तो उसका ये मकसद है कि बाकी में भी अंदर वायरस है, अगर आप लगाएंगे तो शिद्दत हो जाएगी और फिर डेथ होगी। इस वजह से टेक्निकली हम जो है कुछ का फायदा नहीं है क्योंकि वैक्सीन लगानी होती है बीमारी आने से पहले। अच्छा। तो हुआ ये कि लोगों की ये गलती थी, उसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा जोर दिया, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा वेब नहीं था जिसके अंदर हम जाके लोगों को
बाउंड करें। तो अभी उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट भी सोच रही है, लेजिस्लेशन हम भी कर रहे हैं, एनिमल डिजीज एक्ट जो है हम ला रहे हैं कि जो भी इस तरह की वबा जब भी आए या इस तरह की बीमारी आए तो उसमें जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा साथ देके जबरदस्ती हम वैक्सीन कर सके। तो सिर्फ थरपाकर। तीसरी जो बड़ी बात हुई है, थरपाकर के अंदर जो भी सराउंडिंग अजला थे, उनके जो जानवर थे जो मूव पे थे, जो ये रेवड़ थे, वो बरसात की वजह से सारे उधर मूव हुए, तो मूवमेंट की वजह से कहीं कहीं आउटब्रेक आ जाता है। डेट्स अभी तक मैं आपको कंफर्म कर दूं, सिर्फ हमने फिजिकली जितने भी हमारे नुमाइंदे वहाँ पे, हम आज भी मैं क्लेम करता हूँ उनको लेके गए, सिर्फ दो डेज में दिखा पाए। उसके अलावा डेली बेसिस पे हमारे पास 7 और 8। चलिए हम कोशिश करेंगे कि हमारे नुमाइंदे जो वली हैं वो भी आपसे पर्सनली मिले और आपको जो सूरत हाल उन्होंने देखी लेवल पे भी और जो हमारे डायरेक्टर साहब है कैंप में उनसे रब्ता करके। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि इस हवाले से बात किया जाए, क्योंकि देखें इट्स सर्कल कि हम दिखा रहे थे कि किस किस तरीके क्या वो मुतासर हो रही है, उसके बाद फिर क्या सिचुएशन है। क्योंकि वंस द वायरस इज इन तो फिर उसके बाद वैक्सीनेशन का फायदा नहीं, पहले वैक्सीनेशन होनी चाहिए। और ज़ाहिर है कि कोताहियां तो एक साइड से वैसे नहीं हो सकती। देखिए थरपारकर में आपको पता है ना गुर्बत कितनी है, गुर्बत कितनी है। तो आप मुझे बताएं कि वो अभी भी बहुत सारे कुछ इतराते भी हैं कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं गोश्त। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद जी जनाब। तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक नहायती बाहिम्मत नौजवान से, जिन्होंने बसारत ना होने के बावजूद हिम्मत कहीं नहीं हारी, अपनी तालीम भी पूरी की, माँ बाप पे फाइनेंशियल बोझ भी नहीं बने और वो इत्र जो है वो फ़रोख्त करके अपना रोज़गार कमा रहे हैं। FA के तालिब इल्म हैं और नाम है इनका जनाब खुदा बख्श। और उन्होंने कहा कि उनको तालीम का शौक़ नहीं है बल्कि जुनून है। जुनून है। और आप ये देखें कि एक अल्लाह ताला ने कैसे खुदादाद सलाहियत दी है कि खुशबू को सूंघ के उसका पता चलाना और डिफरेंशिएट करना, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। बिल्कुल जी, ताल्लुक है इनका चिन्योट से। चलें जी, बात कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल जी। तो हमारे साथ मौजूद हैं खुदा बख्श, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खुदा बख्श, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप पे नीली कमीज़ बहुत ही ज़्यादा जच रही है और आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो, क्योंकि मैं आपको आपके बैजेस भी देख रही हूँ। मुझे बताएं कैसे आपने तालीम का सिलसिला ये शुरू किया और उसके बाद फिर ये जो इतर बेचने का सिलसिला आपने शुरू किया, ये सब कैसे हुआ? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं पाकिस्तान के तमाम गयूर आवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करूँगा, एयरवाई की पूरी टीम को। और आपने पूछा कि कैसे, तो मैं तालीम तो हासिल कर रहा था। कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया तो मुझे लगा कि जो मेरे अखराजात हैं वो मेरे घर वाले नहीं अफोर्ड कर सकेंगे, क्योंकि हमारे माली हालात जो हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि किसी के ऊपर बोझ ना बना जाए। और मैंने फिर खुद जो है ये काम मतलब अपनी मदद आपके तहत से मैंने शुरू किया, क्योंकि ये जहाँ से मैं अतर ख़रीदता हूँ इनके साथ मेरा काफ़ी अर्सा पहले से रब्ता था, मैं इनके पास आता जाता रहता था और दोस्ताना ताल्लुक़ था इनके साथ। तो मैंने फिर जो है वो दुकान के जो मालिक हैं उनके साथ डिस्कस किया कि मेरा ये मामला है। तो उन्होंने कहा बेटा आपको मैं महाना मतलब मैंने कहा नहीं, मैं अगर ये करना होता तो मैं अपने घर वालों को कह देता, तो वो भी हो सकता था, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो मैं खुद अपनी मदद आपके तहत करके और मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूँ। बिल्कुल। तो फिर मैंने जो है वो ये काम खुद ही से स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मुझे बड़ी जो है वो ज़री बात है प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मुख्तलिफ़ रवैयों का सामना करना पड़ता है। हर दिन जो है वो मेरे लिए एक नया दिन होता है, क्योंकि एक बंदा जो काउंटर पे बैठा है उस बंदे को फेस करना होता है जो उसके पास आता है काउंटर पे। और हमें हर बंदे ने मिलना होता है, हर बंदे ने फेस बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग जो हैं वो जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं कि मतलब एक बंदा आया उसने मुझसे पैकेट पकड़ा है, और ऐसे भी होते हैं कि बाज़ लोग मुझे कहते हैं कि सर आप हमें दिखाएं और लेके 9 2 11 हो जाती है। बाज़ पैसे, अच्छा पैसे वैसे भी देते हुए कभी धोखेबाजी करते होंगे, ये तो हमने अक्सर देखा है कि जाली नोट दे देना या नोट पैसे कम देना। देखिए ये ऐसा होता है, वैसे ऐसा इक्का दुक्का वाक़या तुम्हें एक बार ऐसे हुआ था कि मुझे 500 रुपये का एक बंदे ने ना मुझसे ना अतर ख़रीदी और मुझे 500 रुपया उस बंदे ने जो है वो जाली दे दिया। मैं भी जल्दी में था क्योंकि बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा यार चलता हूँ अभी। मैंने जब शॉप पे मैं गया तो उन्होंने देखा कि ये तो 500 जाली आ गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। शॉप वाले मतलब बहुत अच्छे हैं, मैं अब ये कहूँ कि मैं उनके लिए तो वो मतलब इतने अच्छे हैं कि ये कि मेरे साथ अगर इस तरह का कोई वाक़या हो भी जाए
तो वो अपने सर ले लेते हैं, कह देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आपका जो प्रॉफिट है वो आपको पूरा मिलेगा। सही। तो खुदाबख्श कोई ऐसी टेक्निक आपके पास जिससे आप ये बता सकते हो नोट को हाथ लगा के कि ये नोट असली है, ये नोट जाली है? असली जाली अब तो जो है वो मोबाइल के अंदर ऐप्स ऐसी आ गई हैं। हमारा जो मोबाइल हमारे पास होते हैं वो अभी बोल कर बताते हैं, क्योंकि उनके अंदर टॉकबैक सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल होते हैं, वो भी हमें बता देते हैं। लेकिन मैं एंड्रॉयड मोबाइल जो है वो मैं लेके बाहर निकलता नहीं। मैं खुद एंड्रॉयड यूज़र हूँ और मैं सोशल मीडिया खुद इस्तेमाल करता हूँ सोशल मीडिया का। लेकिन ये है कि मैं बाहर जब निकलता हूँ तो मैं दूसरा फ़ोन लेकर निकलता हूँ जो कीपैड वाला मोबाइल है, तो वो मेरे लिए साबित, क्योंकि मैं पहले एंड्रॉयड लेकर निकलता था तो इस तरह हुआ कि मुझे एक बार ना मतलब मेरी मोबाइल निकलते निकलते रह गया। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने बचा लिया मुझे। तो ये बड़े नुकसान। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, खुदा बख्श हमारे साथ मौजूद थे। और देख भाई लोगों की कितनी एफर्ट होती है, लोगों की कितनी कहानियाँ होती हैं और फिर हम इन कहानियों से कितना कुछ सीखते हैं। बिल्कुल जी। तो ये देखें, हिम्मत हो जवान, तो हौसला होना चाहिए, तो अल्लाह ताला भी ज़ाहिर है कि मदद करता है। और देखें वो दुकान वाले भी खिराजे तहसीन के मुस्तहिक हैं कि किस तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं कॉज में, कि एक इज़्ज़तदार तरीके से वो अपना रोज़गार भी कमा रहे हैं और साथ ही साथ अपनी तालीम की अखराजात भी पूरे करें और आगे चल के अल्लाह ताला उनको नहायत बेहतर जॉब अता करेगा। उनको भी हिदायत दे जो भी कोई अपना कारोबार करेंगे तो उसमें मज़ीद बेहतरी देगा। बिल्कुल, और अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे जो कि असली माल पे नकली नोट दे जाते हैं। चलें जी, यहाँ पर वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह ने कहा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।